आज का जो हमारा विषय है, यह विषय है भारतीय संविधान का दर्शन, संविधान की उद्देशिका। आप लोग कई बार इसे प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी संविधान के दर्शन की बात होती है या संविधान की मुख्य विशेषताएं और उसके महत्वपूर्ण प्रावधान की बात होती है, तो उद्देशिका इन दोनों विषयों से जुड़ी हुई है। मतलब कि जब हम संविधान की मुख्य विशेषता को पढ़ने का प्रयास करते हैं, वहां भी हमें उद्देशिका समझना होता है, इसके बारे में जानना होता है। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में देखा होगा, जो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता पर कक्षा हुई थी। इसके अलावा जब हम महत्वपूर्ण प्रावधान को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी समझ भी बिना उद्देशिका या प्रस्तावना को समझे नहीं बन सकती है। आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसके में मैंने स्क्रीन के ऊपर कई सारे किताबों का एक चैप्टर वाइज, या यूं समझ लीजिए उसका जो फ्रंट पेज है, कवर पेज है, उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया है, ताकि आप जान सकें कि कौन कौन सी एनसीईआरटी में उद्देशिका और संविधान के दर्शन से संबंधित तथ्य हमें मिलते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आप देखिए, यहाँ पर ये 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, और इस पुस्तक का नाम है हम अपना शासन कैसे चलाते हैं। इस पुस्तक में खास तौर पर संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना पर एक छोटा सा चैप्टर है। आपकी आरंभिक समझ के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हमारा भारत, आज की समस्याएं एवं चुनौतियां, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है, और इस पुस्तक में भी हमें पता लगता है कि जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, जिन्हें हम नेशनल गोल्स के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में, इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को कैसे उद्देशिका का भाग बनाया गया, इसके बारे में जानकारी हमें इस पुस्तक में मिलती है। इसके अलावा आप देखिए कक्षा 10 की ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक है भारत संविधान और सरकार। इस पुस्तक में भी संविधान की विशेषताओं पर एक चैप्टर है, और उसमें प्रस्तावना या उद्देशिका पर कुछ तर्क हमारे सामने एनसीईआरटी ने प्रस्तुत किए हैं। इतना ही नहीं, यदि आप देखें तो कक्षा 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी, जिसे हम भारतीय संविधान और प्रशासन किताब के नाम से जानते हैं, इसमें भी शुरुआत के 2 चैप्टर जब हमें संविधान के विकास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या असर रहा भारत के संविधान पर, इससे संबंधित हमें 2 चैप्टर मिलते हैं। तो तीसरा चैप्टर हमें संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और भारतीय संघीय व्यवस्था पर तर्क प्रस्तुत करता है, हमें समझाता है। लेकिन जब हम न्यू एनसीईआरटी में आते हैं, तो कमोबेश हमारे पास 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। इसमें भी यदि मैं आपको कहूं तो आपको सबसे ज्यादा जानकारी इस पुस्तक में मिलती है, जो कक्षा 9 की है। इस पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 1, और इसमें संविधान निर्माण पर एक चैप्टर है। जब आप संविधान निर्माण का चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें खास भाग दिया हुआ है जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। जहां तक 11वीं कक्षा की न्यू एनसीईआरटी का सवाल है, इस पुस्तक में जो पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, इसमें उद्देशिका पर सीधे तौर पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि उद्देशिका या प्रस्तावना जिससे सीधे तौर पर संबंधित है, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, भारत की संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने पारित किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाकर आगे चल के कुछ समय के बाद सर बी एन राव, जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने हमारे देश के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था, और उसके ऊपर आगे चलकर थोड़े बदलाव भी हुए। जैसे कि जो हमारी प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने इसमें काफी परिवर्तन किए, उसके सार तत्वों में थोड़ा परिवर्तन किया। तो उससे संबंधित जानकारी की उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, इसके बारे में जानकारी हमें 11वीं कक्षा की न्यू एनसीईआरटी में मिलती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सभी पुस्तकें हमारे उद्देशिका को समझने में मदद करती हैं। जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको करके दिखाया था, इस कक्षा में भी मैंने इन एनसीईआरटी पुस्तकों में मौजूद प्रासंगिक चैप्टर या अध्यायों में से बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स क्लास के स्लाइड्स में डाले हैं, ताकि जब मैं आपको समझा रहा हूँगा और पढ़ा रहा हूँगा, आप साथ में ये भी देख पाएं कि कैसे एनसीईआरटी इसी तर्क को पैराग्राफ में प्रस्तुत करती है। हमारा काम है कि जो चीज हमें एनसीईआरटी में पैराग्राफ में मिलती है, उसे हम किस प्रकार बिंदु दर बिंदु व्याख्या करके
अपनी समझ को विकसित करें, अपने बौद्धिक क्षमता को विकसित करें कि हम यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकें और एक बुनियादी समझ भी बना सके, जिससे हमारा जीएस फाउंडेशन पेपर जो जीएस पेपर 2 है, यहाँ तक कि एसए में भी उद्देशिका आपको मदद करती है, इसकी एक ठोस बुनियाद बन सके। अगले पेज पर चलते हैं। देखिए हमें आज क्या क्या पढ़ना है। जब कभी भी हम उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमेशा इसे दो भागों में बांट दीजिए। देखिए एक भाग है जिसे मैंने कहा है सामान्य भाग या साधारण भाग, या यूं समझ लीजिए बड़ी ही परंपरागत किस्म की जानकारियां। इसमें क्या क्या आता है फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहला कि भारतीय संविधान में जो मौजूद दर्शन है उसे समझने के तरीके क्या हैं। और आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो न्यू एनसीईआरटी इस प्रश्न का उत्तर देती है, ओल्ड एनसीईआरटी में भी है लेकिन न्यू एनसीईआरटी में ज्यादा है। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है कि संविधान के दर्शन को समझने के दो तरीके हैं। आज उन दो तरीकों से ही हमारी कक्षा की शुरुआत होगी और कैसे प्रस्तावना या उद्देशिका इससे जुड़ी हुई है उसे हम समझ पाएंगे। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य या स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य और हमारे राष्ट्रीय आदर्श या लक्ष्य कैसे ये उद्देशिका से जुड़े हुए हैं, एक ये समझदारी बनती है। तीसरा है प्रस्तावना या उद्देशिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आमतौर पर जब कभी भी उद्देशिका की बात होगी, मुझे निजी तौर पर यदि मैं आपसे कहूं तो उद्देशिका शब्द ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि उद्देशिका शब्द सीधा उद्देश्य स्थापित करता है। हालांकि अगर हम और आगे बढ़े तो प्रस्तावना शब्द भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है कि संविधान किस चीज के बारे में है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानकारी हमें एनसीईआरटी में मिलती है। इतना ही नहीं, हम प्रस्तावना को कैसे समझें, क्या क्या जानकारियां और हमारे पास होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी हमें एनसीईआरटी देती है। ये भी साधारण भाग है। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या हैं, क्या ये कानूनी दर्जा रखती है, अगर नहीं रखती है तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या महत्व है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें इस प्रश्न से मिलता है। फिर प्रारूप की तैयारी कैसे हुई थी, किसने इसको रचा, लेखक कौन है प्रस्तावना के, तो आप सब इसका आंसर अब जान चुके हैं, सर बी.एन. राव जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ एक बिंदु आपको अभी बता देता हूँ, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस पर भी यूपीएससी ने एक प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है, और अंतिम जो भाग आता है जो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, कि प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन पेपर्स में। जब हम आते हैं विश्लेषणात्मक भाग पर, यानी जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस करना, है ना, जैसे एक होता है समझ लेना, एक होता है समझ कर उसके ऊपर एक खास प्रकार का विश्लेषण करना, एनालिसिस जिसको बोला जाता है। तो यहाँ हमें पता लगता है, सबसे पहले हमें समझना है हम भारत के लोग शब्दों से क्या तात्पर्य है, आखिर क्यों भारतीय संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या सरोकार है, इसका क्या अर्थ होता है। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। ये दोनों शब्द आगे चलकर 42वें संशोधन से उद्देशिका में जोड़े गए थे, परंतु क्या इससे उद्देशिका का सार तत्व बदल गया या इन्होंने सार तत्वों की फिर से पुष्टि कर दी। ये सवाल यहाँ बनता है कि अगर इसको जोड़ा गया तो क्या इससे कुछ बदला या इसने पहले से ही मौजूद तत्वों को पुनः स्थापित कर दिया, फिर से उसे सामने लाके खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या अर्थ है, न्याय शब्द का क्या अर्थ है, स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है, समता शब्द का क्या अर्थ है। ये तीनों के तीनों नागरिकों को प्राप्त कराने हैं। अगर ये शब्द हमें यहाँ पर भारतीय राज्य की प्रकृति के ऊपर दर्शन दे रहे हैं कि भारतीय राज्य किस प्रकार का होगा, यदि ये भारत में मौजूद राज्य की सत्ता पर दर्शन दे रहा है, तो ये तीनों शब्द हमें ये समझा रहे हैं कि इस स्वतंत्र भारत में नागरिकों को क्या क्या प्राप्त होगा। देखिए उद्देशिका के शब्दों में ही ये जो कविता है ना हमारे लोकतंत्र की, इसी में हमें ये सारी जानकारियां मिल जाती हैं। इसके बाद बंधुत्व, गरिमा और एकता का एक दूसरे से क्या संबंध है, क्या बिना बंधुत्व के एकता नहीं हो सकती, क्या गरिमा पर ही बंधुत्व आधारित होती है। ये तमाम मानकीय या सैद्धांतिक प्रश्न, नैतिक प्रश्न, जिन्हें हम मॉरल क्वेश्चंस भी कहते हैं, यहाँ पे हमें इसकी जानकारी मिलती है। अंतिम जो प्रश्न हमारे पास रहेगा कि आखिर भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है, कौन सा समाज हम बनाना चाहते हैं, उसका चरित्र कैसा होगा। इन प्रश्नों के बारे में जानकारी हमें उद्देशिका ही देती है।
जब हम इन सब से गुजर लेंगे तो हम अंत में हमारे कुछ सवालों को देखेंगे जिससे हमारी जानकारी और बेहतर हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स पर आपको फोकस करना है, तो देखिए चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाल दिया है और चैप्टर्स के नाम जान लीजिए। एक है कक्षा 11वीं ओल्ड एनसीईआरटी भारतीय संविधान और प्रशासन। इसमें जो अध्याय नंबर 3 है जिसमें प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं और संघीय व्यवस्था पर चर्चा की गई है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जानना चाहें तो ये रहा वो चैप्टर जिसमें इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। इतना ही नहीं, कक्षा 9वीं और 10वीं भारत संविधान और सरकार, इसका चैप्टर 4 भारत का संविधान और उसकी विशेषताएं, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है, इसमें भी हमें जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, कक्षा 8 हमारा भारत आज की समस्याएं और चुनौतियां, अध्याय 1 राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, ये रहा उस चैप्टर का पूरा हमारे सामने जानकारी कि किस प्रकार से इसमें भी हमें दिखता है कि अच्छा इस तरीके से ऐसे कुछ लक्ष्य रहे हैं जिनको सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिनको प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उन्हें उद्देशिका का भाग बनाया गया। कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी है हम अपना शासन कैसे चलाते हैं, अध्याय 2 हमारे आदर्श क्या हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और इसमें हमें दिखता है कि प्रस्तावना पर ही ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो लिख दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 9 लोकतांत्रिक राजनीति 1 अध्याय 2 संविधान निर्माण, ये न्यू एनसीईआरटी है। और ये रहा देखिए संविधान का दर्शन। और इस वाले पैराग्राफ में यदि आप देख पा रहे होंगे, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए हैं, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने और इन्हीं मूल्यों को संविधान की उद्देशिका का भाग बनाया गया है। और अंत में कक्षा 11वीं भारत का संविधान अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव थोड़ी बहुत बातचीत की गई है। एक पैराग्राफ हमें मिलता है पूरा का पूरा नीले रंग में होगा वो आपके न्यू एनसीईआरटी में, आप उससे जाहिर सी बात है उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में काफी जानकारी ले सकते हैं, जिसको आधार बनाकर उद्देशिका का एक प्रारूप तैयार किया गया था। याद रखिएगा इस पूरे पेज में जो सबसे दिलचस्प जानकारी है वो ओल्ड एनसीईआरटी में हमें एक मिलती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारी जनता ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बड़ा संघर्ष और त्याग किया। आप सभी जानते हैं बहुत सारे लोग जेल गए थे, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक जमाने में सुभाष चंद्र बोस भी, इन सब लोगों को जेल में अपना समय काटना पड़ा था। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और फिर उनका संघर्ष आखिर किस लिए था, वो किस लिए संघर्ष कर रहे थे, क्या जरूरत थी उन्हें अंग्रेजों से लड़ने की। कहा जाता था कि जो अंग्रेजों का साम्राज्य था, ब्रिटिश एम्पायर, उसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, यानी दुनिया में कहीं ना कहीं सूर्य उदय जरूर होगा, और वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। इतने बड़े साम्राज्य से भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों ने एक पूरा युद्ध लड़ा। उन्होंने न केवल उस युद्ध को शांतिप्रिय तरीके से लड़ा, बल्कि अपने देश का नया निर्माण के लिए सैद्धांतिक भूमि भी तैयार की। और यही वो सवाल है कि आखिर उनका संघर्ष किस लिए था। आदर्श समाज का उनका एक सपना था, यानी वो एक ऐसा समाज बनाना चाह रहे थे जो एक आदर्श प्रकार का समाज हो। और यहीं पे ओल्ड एनसीईआरटी हमें रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ शब्दों से रूबरू कराती है। आइए उन शब्दों को देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आदर्श समाज के सपने को इस तरह व्यक्त किया, मन भय मुक्त हो जहां, जहां आपके मन में किसी प्रकार का भय ना हो और मस्तक आपका ऊंचा हो, यानी आप किसी के सामने झुकते ना हो, जी हुजूरी नहीं करनी हो, कोई आपके ऊपर ना हो, आप सर्वोच्च हो, आप संप्रभु हो, आप किसी के नियंत्रण में ना हो, आप किसी के गुलाम ना हो, यानी मन भय मुक्त हो जहां और मस्तक ऊंचा। ये आदर्श हमारे संविधान की प्रस्तावना में झलकते हैं। आज तक यूपीएससी ने इस पे सवाल नहीं पूछा है, लेकिन कल को अगर यूपीएससी पेपर में एक सवाल पूछ दे कि भारतीय संविधान में वह कौन से प्रावधान है या भारतीय संविधान का कौन सा भाग टैगोर के मन भय मुक्त हो जहां कविता से सरोकार रखता है, और उसका उत्तर होगा भारतीय संविधान की उद्देशिका। तो इस प्रकार से हमें इन सभी चैप्टर से गुजरना होता है ताकि हम उद्देशिका की एक बेहतर समझ को विकसित कर सकें। आइए देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आज की क्लास का है जिससे उद्देशिका की शुरुआत होती है वो है कि जब हम कहते हैं कि उद्देशिका संविधान का दर्शन समझाती है, कि उद्देशिका या प्रस्तावना में संविधान के बुनियादी सिद्धांत मौजूद हैं, तो एक प्रश्न उठता है कि आखिर हम भारतीय संविधान के दर्शन को किस किस तरीके से समझ सकते हैं। और एनसीईआरटी, खास तौर पे न्यू एनसीईआरटी, हमें इसके दो उत्तर देती है। जो पहला उत्तर है वो है कि हम इस संबंध में, संविधान के संबंध में
राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के विचारों को पढ़कर एक समझ बना सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता किस प्रकार के भारत का निर्माण करना चाह रहे थे। जब हम संविधान संबंधी उनके वक्तव्यों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, तो हमें संविधान की एक दर्शन आधारित समझ आती है और उसे हम विकसित कर पाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि संविधान अपने आप यानी स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कुछ कहता है उस पर विचार करके कि क्या संविधान में कोई ऐसी जगह है जहां पे संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में हमें बता रहा हो। देखिए, ये भारत का संविधान है और भारत के संविधान के दर्शन कुछ इस प्रकार हैं। कायदे से यदि आप इसका उत्तर जानना चाहेंगे तो इसी का उत्तर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, ये इसका उत्तर है। और इसमें मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि इन दोनों में एक संबंध भी है। यानी हमारे संविधान के बनने के दौरान और उससे पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा, खास तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई में, इस आंदोलन में नेताओं ने, जन नेताओं ने, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जो संविधान के बारे में कहा, उन आदर्शों को एक प्रकार से मिलाकर संविधान की उद्देशिका का आधार तैयार किया गया था। तो आइए जरा जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे जन नेता क्या क्या बातें कह रहे थे संविधान को लेकर। और जाहिर सी बात है, जब कभी कुछ ऐसा शुरू करना हो तो महात्मा गांधी से ज्यादा बेहतर इंसान और कोई नहीं जिनसे हम संविधान के दर्शन के बारे में एक समझ को समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, आप इसको शुरू करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने कहा है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं। यानी वो एक संविधान चाहते थे, तो ये तो यही स्थापित हो गया, जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मतलब भारत का संविधान को सबसे पहले क्या करना चाहिए? भारत के संविधान को सबसे पहले भारत को स्वतंत्र करना चाहिए। महात्मा गांधी इस बात को सबसे पहले स्थापित कर दे रहे हैं कि जो भारत को गुलामी और अधीनता से मुक्त कर दे। मुक्ति मिलनी चाहिए हमें गुलामी से, हम किसी के गुलाम ना रहे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। मतलब कि एक ऐसा भारत जिसमें जो सबसे गरीब व्यक्ति है, यानी मुख्य तौर पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भारत के वंचित लोगों की बात कर रहे हैं, है ना? जो लोग वंचित हैं, जिन्हें जीवन में कई प्रकार के आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है, ये लोग भी ऐसा माने कि वह भी देश को बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यानी भारत का संविधान के अंदर यह स्थापित होना चाहिए कि सभी जन की भागीदारी हो, और ऐसी भागीदारी केवल एक ही प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था में संभव हो पाती है जिसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। यानी महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दे। इस प्रकार का संविधान ही उन्हें पसंद होगा जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, खास तौर पे सबसे गरीब लोगों की। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, मतलब कि लोगों में किसी प्रकार की कोई आर्थिक असमानता न हो। यानी भारत का संविधान कैसा होना चाहिए? भारत का संविधान समानता, और कभी कभी इसके लिए एक शब्द चलता है जिसे हम बोलते हैं समता। भारत का संविधान समानता और समता पर आधारित होना चाहिए। और महात्मा गांधी ने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि आर्थिक असमानता तो होनी ही नहीं चाहिए। यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भाव नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें, यानी हम एक दूसरे को अपना परिवार का सदस्य माने। यानी महात्मा गांधी ऐसे भारत की बात कर रहे हैं जिसमें बंधुत्व की भावना हो। बिना बंधुत्व के, बिना भाईचारे के भारत नहीं बन सकता, ये बात महात्मा गांधी हमें बता रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। यानी महात्मा गांधी इसी से आगे बढ़ के सामाजिक समानता की भी बात कर रहे हैं। यानी जो हमने समाज में सामाजिक असमानताएं पैदा कर दी हैं, जैसे कि छुआछूत। छुआछूत क्या है? बड़े ही सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें। भारत में आज भी कई सारे लोग इस जाति प्रथा को मानते हैं। हो सकता है आप जो यहाँ आज क्लास देख रहे हैं, आप में से किसी ने कभी जाति प्रथा का सामना किया हो, या हो सकता है कि आपने इसका सामना न किया हो।
जैसी भी परिस्थिति है आपकी, आप इतना जान लीजिए कि भारत में आज भी लोग जाति प्रथा को बहुत ज्यादा मानते हैं। और इनका मानना क्या है कि कुछ लोग नीची जातियों के हैं और कुछ लोग ऊंची जातियों के हैं। और जो लोग नीची जातियों के हैं उनके साथ ना तो हमें साथ में बैठ के खाना चाहिए, ना हमें उनके साथ पारिवारिक संबंध बनाने चाहिए, ना ही उनकी जाति में किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नीची जाति के व्यक्ति हैं वो उनकी नजर में, एक जातिवादी व्यक्ति की नजर में कम पवित्र होता है, वो अछूत की तरह होता है। इस प्रकार की सोच जो है बहुत सारे जातिवादी व्यक्तियों में आज भी मौजूद है। अगर आप लोग अखबार पढ़ते हो तो कई लोग कहते हैं कि शहरों में ये नहीं है, गांव में ही ज्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ, आप अखबार खोलिए, समाचार पत्र में एक पेज होता है मैट्रिमोनियल, उसमें आप देखिए कि लोग शादी अपनी जाति में करते हैं या किसी प्रकार से कर रहे हैं। तो छुआछूत ना हो, ये सामाजिक असमानता ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। जरा सोचिए, उसी जमाने में महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारत में लिंग बोध के आधार पर भी समानता होनी चाहिए। यानी जो पुरुष और महिलाओं के बीच में हमने अंतर कर रखा है कि पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिलते हैं, महिलाओं को कम अधिकार मिलते हैं, ये विचार भी महात्मा गांधी ने अपने इस वक्तव्य में स्थापित कर दिया है, जाहिर कर दिया है। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं हूंगा। यानी मैं अगर चाहूंगा भारत का संविधान, तो भारत के संविधान को इन मूल्यों पर काम जरूर करना है। एक बार दोहरा रहे, देखिए एक ही स्पीच से कितना कुछ निकला। एक तो भारत स्वतंत्र हो, जनता की भागीदारी हो यानी लोकतंत्र रहे, समानता हो, आर्थिक सामाजिक लिंगबोध आधारित, आपसी भाईचारा हो, बंधुत्व हो, और हम एक दूसरे को एक बराबर समझे। जब हम छुआछूत जैसी चीजों को खत्म करने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। तो आप गौर कीजिएगा, जब आप उद्देशिका को पढ़ रहे होंगे तो उनमें ये शब्द आपको मिलेंगे भी, है ना। संविधान का दर्शन जो है, जो उद्देशिका में हमें मिलता है, उसमें ये शब्द आपको मिलते हैं। इतना ही नहीं, आइए एक और व्यक्ति के एक भाषण के बारे में हम सुने। इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सब जानते हैं कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और बड़ा ही इनको लोगों के मन में इनके प्रति बहुत प्रेम का भाव था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जब भारत आजाद हुआ तो मध्य रात्रि 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, या यूं समझ लीजिए कि जो रात में 12 बजे हम आजाद हुए, तो उस शुरुआत जो हुई उस दिन की, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था। उस स्पीच को बोला जाता है नियति के साथ साक्षात्कार का स्पीच। और देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। मतलब वायदे जो हमने किए, जो हमने स्वतंत्रता आंदोलन के समय जितने वायदे किए भारतीय लोगों को लेकर और उनके प्रति भारतीय लोगों से, अब वक्त आ गया है कि हम उसे पूरा करें। हम उसे कम या ज्यादा इसके बारे में बात नहीं हो रही है, बात यह है कि काफी हद तक हम पूरा कर पाए, यानी कि तात्विक रूप से पूरा कर पाए, ठोस आधारों पर हम पूरा कर पाए। ये नहीं कि नाम मात्र की पूर्ति हो, पूर्ति ऐसी होनी चाहिए कि वो ठोस हो, उसकी बुनियाद मजबूत हो। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, यानी कि पूरा विश्व रात में सो रहा होगा, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस स्पीच से साफ नजर आ रहा है कि भारतीय संविधान एक नया समय लेकर आने वाला है। ये एक नए प्रकार का समाज बनाएगा। भारतीय संविधान एक क्रांतिकारी पथ की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो नया भारत का निर्माण करने जा रहा है। इतना ही नहीं, इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। यानी हम अपने औपनिवेशिक अतीत, अपने गुलामी के अतीत को छोड़कर, अपनी पराजय की स्थिति को छोड़कर स्वावलंबन के साथ, आत्मसम्मान के साथ एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये युग प्रवेश का संकेत कौन दे रहा है? तो संकेत हमें दे रहा है हमारे देश का संविधान। इतना ही नहीं, ये समय बहुत कम आता है जब एक युग का अंत होता है और लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, मतलब वो उजागर होती है, जन्म लेती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यानी भारत की जो राज्य है, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि जो भारत का राज्य होगा, जो भारत की सरकार है, इसे किसके लिए कार्य करना है? इसे जन के प्रति समर्पित रहना है। इसे जन के प्रति
समर्पित रहना है, यानी जनता की सेवा करनी है, यानी कि भारत के लोग सर्वोच्च हैं। ये सभी संस्थाएं, इन्हें किसके लिए काम करना है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या हमारे गांव में बैठा हुआ एक पटवारी हो, फिर चाहे वो बहुत बड़े दफ्तर में एक आईएएस अफसर हो या सड़क पर मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी हो, कोई भी हो, फिर चाहे वो भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश हो या आपके साथ काम कर रहे एक बहुत ही निचले स्तर के सरकारी एजेंट हो, इन सब लोगों को जनता के प्रति समर्पित रहना है और यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं, यानी सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सरकार के ऊपर क्या है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों को सरकार को पूरा करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप उद्देशिका पढ़ते हैं तो उसमें जिम्मेदारियों का वर्णन हमें दर्शन में दिखता है कि नागरिकों के लिए ये सारे काम करने हैं, नागरिकों को इतनी सारी चीजें दे देनी है। और संविधान फिर आगे उसी को बड़े ही सुंदर रूप में मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी कि भाग 3 जो मूल अधिकार से संबंधित है और भाग 4 जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व से संबंधित है, इसमें जब विवरण देता है तो वो सरकार की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। देखिए, एक ही क्षण में नेहरू के इस स्पीच ने भारत के लोगों को क्या घोषित कर दिया, उन्होंने भारत के लोगों को संप्रभु घोषित कर दिया, यानी भारत के लोग स्वतंत्र हैं, भारत के लोग आजाद हैं। और इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, इनका प्रतिनिधित्व कर रही है यह संप्रभुता संपन्न संविधान सभा। और इस संविधान सभा के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा संविधान बनाए जो जनता के प्रति समर्पित हो, वो एक ऐसा संविधान बनाए जिसके दर्शन में समर्पण का भाव हो, और उस संविधान के आधार पर जिस राज व्यवस्था को जन्म दिया जाएगा वो भी जनता के प्रति समर्पित होकर कार्य करे। इतना ही नहीं, आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। यहाँ पे नेहरू बता रहे हैं कि देखिए, हमने मार झेली है, हमने आजादी से पहले के जो एक दुख है ना उसको झेला है। जाहिर सी बात है, यहाँ जवाहरलाल नेहरू न केवल स्वाधीनता आंदोलन के समय हुए बलिदानों को याद कर रहे हैं, बल्कि उस दौरान चल रहे विभाजन, विभाजन की विभीषिका, विभाजन की पीड़ा को भी याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपना मृत्यु का सामना करना पड़ा था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, जान माल की हानि हुई थी, धर्म के नाम पर हमारे प्रिय भारत को बांट दिया गया था। और नेहरू कह रहे हैं कि हमने इसका दुख झेला है और हमारा दिल भारी है, इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी ये दर्द बना हुआ है, ऐसा नहीं कि दर्द गया है, ये बना हुआ है, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। ये बीती हुई बातें हैं, दिल भारी है, दुख है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें देश के लिए काम करना है, ये संविधान का दर्शन है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। यानी अब सुस्ताने का वक्त नहीं है, अब आराम करने का वक्त नहीं है। जरा सोचिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री अपना पहला भाषण दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि आराम करने का वक्त नहीं है, सुस्ताने का वक्त नहीं है, जो वायदे किए हैं उसको पूरा करना है और आज भी हमें ये शपथ लेनी है। हम इसका अर्थ क्या हुआ, भारत की सेवा करने का क्या अर्थ है, दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना, यानी न्याय देना। ठीक है, यहीं से विचार निकल के आ रहा है कि जो भारत के बहुत सारे लोग हैं उन्हें न्याय प्रदान करना है, न्याय दीजिए, उन्हें अवसर दीजिए। भारत के इन कमजोर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कौन करेगा, तो वो काम करेगी भारत की सरकार। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान का, बीमारियों का, अवसर की असमानताओं का अंत करना, गरीबी हटाना है तो न्याय करना है, अवसर देने हैं, दुख का, बीमारी का अंत करना है। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की ओर संकेत कर रहे हैं, जिनका पूरा का पूरा एक उद्देश्य था कि भारत के सभी व्यक्तियों के आंख से आंसू पूछ जाना चाहिए। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा।
यानी ये संविधान का दर्शन साफ तौर पर बता रहा है कि जब तक भारत में गरीबी रहेगी, जब तक भारत में असमानता रहेगी, जब तक भारत में दरिद्रता रहेगी, जब तक भारत में बीमारी की वजह से किसी को दुख झेलना होगा, जब तक भारतीयों के मन में पीड़ा रहेगी, तब तक ये संविधान सरकार को आराम करने की अनुमति नहीं देता है, ना ही ये लोगों को आराम करने की अनुमति देता है। इतना ही नहीं, एक और बड़े ही महान व्यक्ति रहे हैं भारतीय संविधान निर्माण के दौरान, जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी हमें कुछ इसी प्रकार का दर्शन यहाँ देते हुए नजर आते हैं। वो क्या कह रहे हैं? 26 जनवरी 1950, आप सब जानते हैं 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी को हम मनाते हैं भारत का गणतंत्र दिवस। देखिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद जरूर हुए और संविधान के कुछ प्रावधान उस समय लागू भी हो गए थे, ऐसा नहीं है कि पूरा लागू हो गया था, थोड़ा सा लागू हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। और यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि इस दिन हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि दो विरोधाभास क्या होता है? एक दूसरे के एकदम विपरीत स्थितियां, जिसमें हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहे, एक विवाद रहे, एक संघर्ष की स्थिति रहे। हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्यों? राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। मतलब क्या होगा कि भारत में समानता का एक प्रश्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे सामने रख रहे हैं। हमारे देश में राजनीतिक समानता जरूर होगी। इसका मतलब क्या है कि देखिए, आप भी वोट देने के लिए आपके पास भी अधिकार है, मेरे पास भी अधिकार है, हम दोनों के मत का मूल्य एक है। यानी मैं जब वोट डालता हूं तो मेरा वोट भी एक ही माना जाता है, और आप जब वोट डालते हैं तो आपका वोट भी एक ही माना जाता है। लेकिन जो हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन है, हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता है। यानी सामाजिक आर्थिक स्तर पर हम लोग समान नहीं हैं। यही है विरोधाभास। राजनीतिक रूप से आप समान हैं, लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से आप समान नहीं हैं। इस विरोधाभास का सामना करना है, और इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर अगले वाक्य में बताते हैं कि राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। सही बात है, एक व्यक्ति एक वोट हम मान रहे हैं, लेकिन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जाति व्यवस्था क्या है? वहां पे हर किसी को एक समान नहीं माना जाता है। कुछ लोग अपने आप को ज्यादा पवित्र मानते हैं, ज्यादा शुद्ध मानते हैं, और कुछ दूसरे लोगों को नीची नजर से देखते हैं, उन्हें हीन भावना के साथ देखते हैं कि वो हमसे कमतर है, वो मेरे बराबर बैठने के योग्य नहीं। और यही अंबेडकर कह रहे हैं कि आप ये विरोधाभास में जिएंगे। इस विरोधाभास पूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक हम जीते रहेंगे? कब तक आप इसको चला सकते हैं? जितना जल्दी हम इसे समाप्त कर दें, वही भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा। और फिर अंबेडकर कहते हैं कि हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना, यहाँ एक चेतावनी है, अगर यह नकारना लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। क्योंकि जब आर्थिक असमानताएं और सामाजिक असमानताएं बढ़ जाती हैं तो ये समाज में असंतोष पैदा करती हैं। असंतोष की वजह से हिंसा होती है, अस्थिरता आती है, और राजनीतिक स्थिरता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। जैसे कि हाल फिलहाल में अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो देखिए अचानक से आपने शायद सुना हो श्रीलंका में क्या हुआ था। इतनी असमानता आ गई कि वहां पे सरकार एकदम हिल गई। इसी प्रकार हमें दिखता है दुनिया के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता असमानता की वजह से आती है। तो इसका एक चुनौती है, और इसे चेतावनी के रूप में डॉक्टर अंबेडकर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यदि मैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के तीनों भाषणों के इस संदर्भों से मैं आपको बताऊं तो हमें क्या क्या पता लगा कि जनता की संप्रभुता बहुत जरूरी है, भारत स्वतंत्र है, संविधान नए युग का संकेत कर रहा है, सरकार पर जिम्मेदारी है कि लोगों के दुख और पीड़ा को कम करे, जब तक कम नहीं होता तब तक सरकार को आराम नहीं करना है, समानता होनी चाहिए, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और लिंग बोध आधारित समानता, यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता होनी चाहिए,
गरिमा के आधार पर हमें दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमारे आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, और जब तक ये नहीं होता तब तक हमारी चुनौतियां समाप्त नहीं होती। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के अगर मूल्यों को हम सारांशित रूप में समझना चाहें जो हमें उद्देशिका में मिलते हैं, तो उसे हम कुछ इस रूप से देख सकते हैं कि बहुत सारे मूल्य राष्ट्रीय लक्ष्य बन गए, जैसे सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप जो अभी हमने जाना, धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथ निरपेक्ष राज्य, आर्थिक समानता, राष्ट्रीय एकता, ये कुछ ऐसे मूल्य हैं जो बन गए हमारे देश के राष्ट्रीय लक्ष्य। और जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें ये मूल्य नजर आते हैं, जिसमें इन मूल्यों को अपना उचित स्थान दिया गया है। आइए अब शुरू करते हैं प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि आपने इस भूमिका को समझ लिया तो आपने जान लिया कि संविधान निर्माताओं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन नेताओं के अलग अलग वक्तव्य और हमारे राष्ट्रीय मूल्य कहाँ मिलते हैं, हमें हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, इसे हम कैसे समझें। तो देखिए, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को आप एक प्रारंभिक वक्तव्य, परिचय या भूमिका की तरह समझ सकते हैं। मसलन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक किताब बनाऊं, है ना, अगर आप लोग एग्जाम्पल याद करें तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल संविधान की विशेषता वाली लेक्चर में दिया था। मान लीजिए ये एक किताब है, तो प्रस्तावना दरअसल उसका एक प्रारंभिक परिचय है, उसकी भूमिका की तरह है, उसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आप लोग किताब खोलते हैं ना, तो किताब जब आप खोलते हैं तो आपको जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन मिलता होगा, है ना। तो मुख्य तौर पर यदि ये सोचा जाए कि आखिर ये प्रारंभिक परिचय या इंट्रोडक्शन करता क्या है, किसी भी किताब का इंट्रोडक्शन क्या करता है, तो मुख्यतः वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा। एक ये लिखा होता है, वो बताता है कि इस किताब का निर्माण किस लिए हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। वो ये भी बताता है कि ये किताब क्या करना चाहती है, और जिस किताब को जिसने रचा है वो क्या चाहते हैं। मतलब अगर हम समझें तो देखिए क्या क्या हमें मिलेगा कि किताब में आखिर क्या है ना, कि आखिर इसका क्या, इसके अंदर कौन से तत्व मौजूद हैं, कि यह किसके बारे में है, इसके अंदर क्या है। तो मान लीजिए अगर संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक परिचय है, तो सबसे पहला चीज वो हमें बताती है कि संविधान में क्या है, संविधान में क्या चीजें, किस चीज का ब्यौरा या वर्णन किया गया है, इस संविधान से क्या अपेक्षा की जाए, हम आखिर संविधान से क्या अपेक्षा करें, हमारा संविधान हमें क्या देना चाहता है, हमारा संविधान भारत के लोगों को क्या देना चाहता है। इतना ही नहीं, जो संविधान के रचयिता हैं, यानी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, यानी हमारे संविधान का निर्माण करने वाले लोग, यूं समझ लीजिए सरल भाषा में संविधान निर्माता, है ना, संविधान का निर्माण करने वाले लोग, संविधान निर्माता। आखिर ये संविधान निर्माता हमसे क्या कह रहे हैं, यानी इनका मत क्या है, इनका मन क्या है, इनका संविधान को लेकर क्या विचार है, ये लोग हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। जब कभी भी आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो वो कम से कम ये बातें हमें जरूर बताती है। यानी कल को आपसे कोई पूछ ले कि संविधान के निर्माता आखिर संविधान को क्या समझते थे, उनका मन क्या था, उनके मन के विचार क्या थे, ये हमें कहाँ मिलते हैं, तो इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इतना ही नहीं, इसमें संविधान के बुनियादी मूल्यों का संक्षिप्त विवरण मिलता है। मतलब क्या हुआ, संविधान के कई सारे बुनियादी मूल्य हैं, आप इन्हें एक और शब्द से समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं आधारभूत मूल्य। यानी हमारे संविधान के कई सारे आधारभूत मूल्य हैं, और इन आधारभूत मूल्यों की व्याख्या हमें संविधान में मिलती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए हम कहें कि न्याय हमारे संविधान का एक आधारभूत मूल्य है। अब न्याय शब्द की व्याख्या हमें प्रस्तावना में नहीं मिलेगी, न्याय शब्द की व्याख्या हमें मिलेगी संविधान के बाकी भाग में। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आप मूल अधिकार पढ़िए, तो मूल अधिकारों में न्याय की व्याख्या है। जैसे मान लीजिए हम राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं, डीपीएसपी जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपको न्याय की व्याख्या मिलेगी।
मान लीजिए अगर संविधान के एक मूल अधिकार में लिखा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक भेदभाव गलत है, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर सरकार और नागरिकों को एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सरकार को नागरिकों के साथ नहीं करना चाहिए और आम लोगों को आपस में नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई यहाँ आके किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर वो कहता है कि मैं एक कुएं से पानी लेना चाहता हूं, तो वहां पे नागरिकों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हो गया एक प्रकार का सामाजिक समानता और न्याय का विचार। तो ये जो मूल्य है ना कि हमारा संविधान न्याय पर आधारित है, ये हमें कहाँ मिलता है? इसका विवरण संविधान में मिलता है, लेकिन इसका संक्षिप्त विवरण कहाँ मिलता है? विस्तारित विवरण संविधान हुआ, संक्षिप्त विवरण प्रस्तावना हुई। इसी प्रकार स्वतंत्रता है, इसी प्रकार समानता का विचार है, इसी प्रकार गरिमा का विचार है, सम्मान का विचार है ना? ये सब हमें कहाँ मिलता है? संक्षिप्त रूप में। तो संक्षिप्त रूप में मिलता है प्रस्तावना में, और विस्तारित रूप में हमें मिलता है भारतीय संविधान के सारे अनुच्छेद और लेखों में। इतना ही नहीं, जब आपसे ये पूछा जाए कि प्रस्तावना किसके मॉडल पर आधारित है, देखिए कभी ना कभी तो सब चीज की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि दुनिया में पहला संविधान कभी ना कभी तो बना होगा, दुनिया में पहला कॉलेज कभी ना कभी तो बना होगा, दुनिया का पहला कोई प्राइवेट संस्थान कभी ना कभी तो बना होगा, किसी ना किसी ने तो पहली बार एनसीईआरटी को बनाया होगा, किसी ना किसी ने पहली बार यूपीएससी के लिए इंस्टीट्यूट खोला होगा, हो सकता है मुझसे पहले किसी ना किसी ने पहली बार प्रस्तावना पर एक लेक्चर जरूर लिया होगा। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर होती है। हाँ, कुछ शुरुआतें बड़ी अच्छी होती हैं और कुछ शुरुआतें बड़ी खराब होती हैं, मैं ये भी मानता हूँ। ऐसा नहीं कि सारी की सारी शुरुआत बहुत ही अच्छे किस्म की होती है, कई सारी शुरुआत अक्सर हमें कमजोर भी नजर आती है। लेकिन जो शुरुआत बड़ी ही अच्छे किस्म की होती है ना, वो अक्सर समाज में आप देखेंगे आगे चल के मॉडल बन जाती है। मॉडल का मतलब क्या हुआ? वो एक ऐसा आधार बन जाती है, एक प्रकार का आधार बेस बन जाती है, जिसके ऊपर किसी इमारत का निर्माण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि हमेशा मैं जब भी यहाँ पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि भारतीय संविधान का बहुत सम्मान किया करना चाहिए आप लोगों को। तो अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैं उन्हें बताता हूँ, मेरा शोध रहा है ना इस पर। अपने एमफिल लिखने के दौरान मैंने भारतीय संविधान को किस तरह दुनिया में इज्जत मिली है, इसके ऊपर काफी पढ़ाई की है। तो वहां मुझे पता चला था कि जब हमने अपना संविधान बना दिया, तो हमारे संविधान को आधार बनाकर दक्षिणी गोलार्ध जो है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम पृथ्वी को एक गोलार्ध में बांटने का प्रयास करते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा जो ये पृथ्वी है, ठीक है? अब इस पृथ्वी को हम लोग क्या करें, हम लोग दो भागों में बांट, ठीक है, दो भाग में बांट देते हैं, ऐसे बांट देते हैं, बीच में से एक रेखा बना देते हैं। तो देखिए यहाँ मान लीजिए आप कहेंगे कि सर अगर आप पृथ्वी को देखें तो हमें क्या क्या नजर आएगा? हमें नजर आएगा कि एक तरफ यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका थोड़ा नजर आ जाएगा, है ना, एक हल्का सा आपको ये साउथ अमेरिका नजर आ जाएगा, फिर आपको बहुत बड़ा सा एक अफ्रीका नजर आ जाएगा, फिर आपको एक भारत नजर आएगा, कुछ ऐसे देश हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया उसको मत गिनिए, नीचे आपको अंटार्कटिका नजर आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक दक्षिणी गोलार्ध मिलता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में खास तौर पे हम उन देशों की बात करते हैं जो भारत की तरह कभी ना कभी गुलाम रहे हैं। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश गुलाम रहे, भारत गुलाम रहा, दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे देश गुलाम रहे। भारतीय संविधान इन देशों के लिए एक मॉडल है। ये हमारे संविधान को एक मॉडल की तरह देखते हैं कि हाँ संविधान बनाना है ना, तो भारत के संविधान को देखो, ऐसा संविधान हमारे यहाँ बनना चाहिए। इसी तरह प्रस्तावना का भी एक मॉडल है, जिसको मॉडल एक आधार बनाकर बाकी देशों के संविधानों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को डालने का प्रयास किया। और क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश था? वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब सबसे पहले जहां पर प्रस्तावना को संविधान का भाग बनाया गया, जहां संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से हुई, वो है अमेरिका। और भारत ने भी इस अमेरिकी मॉडल को देखते हुए अपनी प्रस्तावना का निर्माण किया था, कुछ हद तक उससे भी प्रेरित था कि प्रस्तावना से संविधान की शुरुआत होनी चाहिए। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के उद्देश्यों को संदर्भित करती है। मतलब जितने भी हमारे देश के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, गोल्स हैं, जो हमारा लक्ष्य, जैसे आपका लक्ष्य हो सकता है यूपीएससी में टॉप करना, इसी तरह हमारे संविधान का जो लक्ष्य है इसको कौन बताता है? तो ये हमें उत्तर मिलता है प्रस्तावना में। इतना ही नहीं, जो हमारे संविधान के आदर्श हैं,
जो उसके अंदर निहित सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों पे संविधान चलता है, इसका उत्तर भी कहाँ मिलता है, हमें प्रस्तावना में मिलता है। ये आपको लेकिन जरूर ध्यान रखना है कि इतना कुछ बताने के बावजूद ये आधार है, बुनियाद है, सिद्धांतों का उल्लेख करती है, इसमें अंतर्निहित सिद्धांत को ही आधार बनाकर राज व्यवस्था का निर्माण किया गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना कानूनी कानूनी भाग या धारा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के पास जाके दरवाजा नहीं खटखटा सकते। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसके ऊपर एक व्याख्या देता हूं। अब जरा मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें कि आखिर ये अमेरिकी मॉडल था क्या, और क्या भारत के अलावा कोई और देश रहा है जिसने इसी प्रकार से प्रस्तावना को लिखा हो अपने संविधान की शुरुआत में। जाहिर सी बात है कोई लोकतांत्रिक देश तो और रहे ही होंगे। तो आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। आप सब लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, मतलब यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है। ये देखिए, ये आपको यहाँ अमेरिका नजर आ रहा होगा। अब देखिए क्या बता रहे हैं, अधिक अच्छा संघ बनाने, मतलब वो एक संघीय व्यवस्था है अमेरिका, तो उसमें एक बेहतर यूनियन बन पाए, बेहतर संघीय व्यवस्था बन पाए, तो अधिक अच्छा संघ बनाने, एक संघीय व्यवस्था है ना, एक बेहतर संघ बन पाए, साथ ही साथ न्याय की स्थापना करने। यहाँ पे भी देखिए किस शब्द का चयन कर लिया गया, न्याय शब्द का चयन कर लिया गया। क्या भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द है? उत्तर है जी हाँ, न्याय शब्द है। घरेलू शांति बनाने, देखिए अमेरिका जब आजाद हो रहा था तो बहुत प्रकार के हिंसा से उसे गुजरना पड़ा था, तो उन्होंने शांति का एक लक्ष्य रखा। साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जितने ये सारी की सारी इकाइयां एक साथ आकर आपस में जुड़ रही हैं और अमेरिका का निर्माण हो रहा है। अमेरिका का निर्माण का इतिहास बड़ा दिलचस्प है, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं आपको केवल इतना बता देता हूँ कि छोटे 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 राज्य थे, ये राज्य एक साथ आए, इन्होंने आपस में एक समझौता किया, करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू मेरे साथ आ जा, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, हम सब मिलकर एक देश बना लेते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट से संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। तो इन्होंने क्यों एक साथ आए? ताकि इनकी सुरक्षा बनी रहे, जन कल्याण को बढ़ावा देने। देखिए अमेरिकी संविधान में क्या लिखा है, जन कल्याण। अब आप लोग कहेंगे कि सर जन कल्याण शब्द तो हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो कहां से प्रेरणा हो गया? अरे प्रिय छात्र छात्राओं, जब हम कहते हैं न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो उसका क्या अर्थ है? उसका जन कल्याण ही तो अर्थ हुआ ना। जब हम कहते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो उसका क्या अर्थ है? जन कल्याण ही तो हुआ। जब संविधान की उद्देशिका में लिखा है स्वतंत्रता, तो उसका क्या अर्थ है? जन कल्याण ही तो हुआ। तो जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, किसने किया ये? तो सबसे ऊपर उत्तर है हम सभी लोग। क्या हमारे संविधान की उद्देशिका में कुछ ऐसा लिखा है? हम भारत के लोग, है ना? तो देखिए हमारी ही तरह अमेरिका भी क्या है, अपने आप में बता रहा है कि संविधान को किसने बनाया, तो वहां के लोगों ने। ऐसे ही एक और उदाहरण हमें मिलता है दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की उद्देशिका में भी कुछ इसी प्रकार की बातें की गई हैं। ये हमारे संविधान के बाद बना हुआ संविधान है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें चांस है, संभावना है कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका है उससे कुछ तत्व इसमें डाल दिए गए होंगे। तो जरा इसको भी पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी चाहती है कि हम इसको समझें। तो देखिए एनसीईआरटी से, मैंने एनसीईआरटी से लिया, देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। यानी हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। दक्षिण अफ्रीका पर भी अंग्रेजों का कब्जा था, वहां पर नस्ल आधारित भेदभाव होता था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव। और ये जो नस्ल आधारित भेदभाव था, इसी को आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, या जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, अपार्थाइड की नीति या छुआछूत किस्म की नीति थी कि अंग्रेज और अश्वेत लोगों के बीच में एक अंतर किया जाता था।
और दक्षिण अफ्रीका से तो हमारा बड़ा खास नाता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इसी देश में ट्रेन में से उठाकर फेंक दिया गया था। बड़ा गजब का किस्सा है, मैंने आपको इस पे साझा भी किया था, पुनः बता देता हूँ। सोचिए, लंदन से पढ़े हुए एक क्लास बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं एक वकालत का केस लड़ने, एक मुकदमा लड़ने। फर्स्ट क्लास ट्रेन में उन्होंने टिकट ली है, फर्स्ट क्लास बोगी में सीट की टिकट ले रखी है, पैसे चुकाए हैं। और वहां ट्रेन में एक गोरा अंग्रेज आता है और उनको देखता है और टीटी को बुला लेता है। कहता है कि देखो इसके साथ मैं नहीं बैठ सकता। टीटी बोलता है चलो भाई खाली करो। अब महात्मा गांधी, भाई पढ़े लिखे व्यक्ति, महात्मा गांधी कहते क्यों खाली करें, भाई हमने टिकट लिया है, हम बैठे हुए हैं, आप भी तो ये ना बोलते। तो वो कहता है कि नहीं, आपको टिकट मिल ही नहीं सकता। बोलते हैं कैसे नहीं मिल सकता, मैं लंदन से बैरिस्टर हूँ, मैंने खरीदा है। कहते हैं यहाँ कोई बैरिस्टर नहीं है जो काला हो, है ना, कुली किस्म से बोला जाता है, कुली लोग हैं ये। और उसके बाद उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन में से फेंक दिया जाता है। मैं हमेशा इस बात को लेके शुक्रगुजार रहता हूँ कि शुक्र है कि ट्रेन चल रही थी और तब नहीं फेंका, क्योंकि अंग्रेज अगर चाहते तो वो भी कर सकते थे। शुक्र है कि ट्रेन रुकी हुई थी और प्लेटफॉर्म पर उनको फेंक दिया गया। तो इस प्रकार का अत्याचार और अन्याय को ये लोग स्वीकार करते हैं। अपनी भूमि पर आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वाले लोगों को सलाम करते हैं, जिन्होंने बलिदान दिया। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वाले लोगों का आदर करते हैं। भारत जैसे लोगों का आदर हुआ और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। मतलब आजाद होने के बाद ये नहीं कि अब हम वही अत्याचार अंग्रेजों पे करेंगे जो वहां रह रहे होंगे, हम उन्हें भी अपना भाई मानते हैं और उन्हें भी दक्षिण अफ्रीका का भाग मान रहे हैं। इसीलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनके संविधान का निर्माण भी किसके माध्यम से हो रहा है, प्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा है। पर कर कौन रहा है, कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के लोग। और ये भी अपने पूरी की पूरी राज व्यवस्था को क्या बना रहे हैं, गणतंत्र बना रहे हैं। क्या हमारे संविधान की उद्देशिका में गणराज्य शब्द का प्रयोग है? तो इसका उत्तर क्या होगा, जी हाँ, गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद वो विभाजन मिटे, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके, यानी कमोबेश वैसी ही बातें हमें इसमें भी देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि ये है मॉडल और ये बाद का मॉडल है, जिसमें आपको भारत की छाप नजर आती है। ये जरूर है कि यहाँ पे ईश्वर को भी याद किया गया है, पर भारतीय संविधान की उद्देशिका में दक्षिण अफ्रीका के संविधान की उद्देशिका की तरह ईश्वर को याद नहीं किया गया है। हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, तो हम ईश्वर को याद नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो आइए उस पॉइंट पर चलते हैं कि अगर ये कानून ही नहीं है, कानून द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता, तो क्या है। तो देखिए यहाँ हमें क्या बताती है उद्देशिका, यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य या परिवर्तनीय नहीं। ये सच बात है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि आपका संविधान में मौजूद प्रस्तावना और उसमें मौजूद आदर्शों पर सरकार काम नहीं कर रही, अगर आपको ये लगता है कि देखिए उद्देशिका में लिखा है न्याय लेकिन सरकार न्याय नहीं कर रही है, तो आप इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते। परिवर्तनीय का मतलब होता है कि क्या आप कोर्ट जाकर किसी चीज को लागू करवा सकते हैं, तो नहीं, आप इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, अगर हम इसको लागू ही नहीं करवा सकते तो इसकी प्रासंगिकता क्या है। मतलब सीधी सी बात है ना, अगर मैं कहूं कि ये ग्लास का पानी है, इसमें पानी है मान लीजिए, और मैं कहूं कि आप इसको पी नहीं सकते, बस देख सकते हैं, तो क्या प्रासंगिकता है। क्या बिना पिए आपकी प्यास बुझ सकती है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, बिना पिए तो हमारी प्यास बिल्कुल भी नहीं बुझ सकती है ना, ये सीधा आप बोल देंगे। तो यही प्रश्न बनता है कि अगर इसे लागू नहीं कर सकते तो क्या प्रासंगिकता है। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर होगा ना। अगर उत्तर नहीं होगा तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का आखिर क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो देखिए हमें क्या उत्तर मिलता है। उत्तर हमें न्यायपालिका ने दिया है, उत्तर हमें संविधान निर्माताओं ने दिया है। और क्या उत्तर दिया है, यह दर्शाता है कि सरकार को किस तरह कार्य करना चाहिए। मतलब कि हमारे देश की सरकार कैसे कार्य करेगी, ठीक है, कैसे कार्य करेगी, किस प्रकार के कार्य करेगी,
जो सरकार के कार्य हैं उनका लक्ष्य क्या होगा, इन सब के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिल जाती है? हमें जानकारी मिल जाती है संविधान की उद्देशिका में। तो भले ही वो तकनीकी रूप से अदालतों के माध्यम से लागू करने योग्य नहीं है, यह विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने में जरूर उपयोगी है। कि एक तरफ सरकार क्या कार्य करेगी ये पता है, अब सरकार कैसे कार्य करेगी इसके बारे में जानकारी हमें संविधान के प्रावधान या संविधान के उपबंध, या यूं समझ लीजिए संविधान में जो अनुच्छेद लिखे हैं ना, जो वर्णन किया गया है कि सरकार को ऐसे कानून बनाने हैं, सरकार को ऐसे काम करना है, इसके बारे में जो भी जानकारियां हैं। अब कई सारी चीजें संविधान में आप नहीं लिख सकते ना। कभी कभी क्या होता है कि अर्थ पता नहीं होता ठीक से। क्या मान लीजिए हमारे मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा है, हम मानते कि ठीक है सरकार को हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्रता पर केवल उचित प्रतिबंध लगाना चाहिए, गलत प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। लेकिन उचित प्रतिबंध क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हुआ है, जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत जो काम कर रहा है, या भारत का जो स्थान मतलब जो हमने डिसीजन लिया है, भारत ने निर्णय लिया है, ये इसमें इसकी आलोचना होनी चाहिए, मान लीजिए कोई ऐसी बात कहता है, तो क्या उस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए? मान लीजिए सरकार लगा देती है, तो अब क्या इसकी व्याख्या ये सही हुई उचित प्रतिबंध की? इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको कहां से रास्ता मिलेगा? आपको रास्ता मिलेगा संविधान की प्रस्तावना से। यानी कि जो ऐसी स्थितियां हैं जहां पर विरोध हो जाता है, जहां पर विवाद हो जाता है, तो वहां एक मार्गदर्शक के रूप में संविधान की प्रस्तावना काम करती है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना दरअसल क्या है? संविधान की प्रस्तावना सरकार के लिए एक मार्गदर्शक सितारा है। ठीक है, या यूं समझ लीजिए, अगर आप इसको और आसानी से समझना चाहें, संविधान की प्रस्तावना सरकार के लिए एक मार्गदर्शक तारा या फिर ध्रुव तारा है। आपने आसमान में ध्रुव तारा जरूर देखा होगा, उसकी स्थिति वही रहती है। तो उसको देख के ना, पहले के जमाने में क्या था, जब लोगों के पास, अब भाई आज क्या है, आज हमारे पास जीपीएस है, आज गूगल मैप्स है, पहले तो नहीं था। पहले के लोग क्या करते थे, वो आसमान में सितारों के पोजीशन, वो कहाँ पर है, किस नक्षत्र में, कौन से वाले में कहाँ है, उसको देखकर वो अपने रास्ते का अंदाजा लगाते थे। और एक तारा ऐसा होता था जो हमेशा एक ही जगह पर आपको नजर आता था, उसे बोलते हैं हम ध्रुव तारा। तो ये क्या है, ये विरोध की स्थिति में, विपरीत स्थितियों में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो मान लीजिए आपसे यूपीएससी पूछ दे कि निम्नलिखित में से क्या संविधान का मार्गदर्शक सितारा है, तो उत्तर क्या होगा? संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना ये भी समझाती है कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था बनी है उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, उसे कैसे चलाया जाएगा। यानी पूरा का पूरा जो ढांचा है ना हमारी सरकार का और हमारे राज्य का, ये कैसे काम करेगा, किस प्रकार काम करेगा, कितना उचित काम इसका है, कैसे इसको किसी मामले को समझना है, व्याख्या क्या होनी चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में मिलता है। इतना ही नहीं, जब भी आपको ये जानना हो कि सरकार ने अच्छा काम किया या गलत काम किया, मतलब सरकार के कार्य का मूल्यांकन करना हो, ठीक है, मान लीजिए हम पूछें कि हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया या गड़बड़ काम किया, ये मूल्यांकन कौन करता है? ये मूल्यांकन करती है संविधान की प्रस्तावना। और इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से न्यू एनसीईआरटी में लिखा है कि यह लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता की तरह है, यह संविधान की आत्मा है। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से क्या लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता की तरह है, तो आपका उत्तर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। यदि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की आत्मा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फिर से संविधान की प्रस्तावना। ध्यान रखिएगा, बहुत तरह के शब्द चलते हैं। जब मैं आपको मूल अधिकार पढ़ाऊंगा ना, अगली कक्षा से अधिकार हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर अक्सर आपको एक कंफ्यूजन होगा। जैसे अगर ये पूछा जाए कि संविधान की अंतरात्मा क्या है, मान लीजिए आत्मा की जगह शब्द हो संविधान की अंतरात्मा, तो इसके दो उत्तर हैं। एक उत्तर है सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार, और कुछ का मानना है मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व।
दोनों मिलाकर संविधान की अंतरात्मा है। कभी कभी एक शब्द चलता है, ये क्या है, अंतःकरण है। जैसे आप लोग देखे होंगे संविधान की विशेषता पढ़ाते हुए मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। इतना ही नहीं, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि संविधान की हृदय और आत्मा क्या है। मान लीजिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया, सवाल में आ जाए हृदय प्लस आत्मा, तो इसका उत्तर है अनुच्छेद नंबर 32। इसे हम लोग पढ़ेंगे जब, जाहिर सी बात है हम अधिकार पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सवाल सिर्फ पूछ रहा है आत्मा क्या है, सिर्फ आत्मा शब्द का प्रयोग, ना तो अंतरात्मा ना हृदय और आत्मा, तो इसका उत्तर है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, तो अब आप देखिए एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। देखिए न्यू एनसीईआरटी है 9th क्लास की, चैप्टर 2, और उसमें लाइन मिलती है हमें, संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। अब जानते हैं आप लोग, यहां से आपका एक प्रधान परीक्षा का सवाल आ सकता है, एक मेन एग्जामिनेशन सवाल। यहां से आपका GS2 में तो आ ही सकता है, एक सवाल ऐसे में आ सकता है, ये बड़ा कमाल का ऐसे बनेगा। मान लीजिए सवाल में लिखा हो, संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है, टिप्पणी कीजिए। आपको इस पे ऐसे लिखना है। ये देखिए एनसीईआरटी में ये लाइन है और यहाँ से आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ये सवाल कहाँ से पूछ दिया, तो सवाल पूछा था एनसीईआरटी से। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। मतलब सारा का सारा हमारा संविधान जिस पे बना है, जिस पर टिका हुआ है, वो दर्शन कहाँ मौजूद है, वो प्रस्तावना में मौजूद है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। मूल्यांकन करना हो, सरकार ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, इसका मानक कहाँ मिलता है, प्रस्तावना में मिलता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा था या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। यानी इसी के अंदर क्या है, हमारे संविधान की आत्मा बसती है। ये संविधान की आत्मा की तरह है। तो देखिए आप लोग, अगर मैं समझाना जो चाह रहा हूं अगर वो समझ पा रहे हैं, तो एनसीईआरटी की आप भाषा देख रहे हैं, कितने ही सजग तरीके से, स्पष्ट रहते हुए कैसे शब्दों का चयन किया गया है ना। जैसे मान लीजिए परीक्षण, मूल्यांकन, है ना। आप समझ पा रहे हैं, एनसीईआरटी बड़े ही स्पष्ट रूप से हिंदी का प्रयोग करती है, और इस हिंदी को हमें समझना है। धीरे धीरे आपको ये हिंदी भी समझ में आने लगेगी। यानी अगर अब सारांश में आपको बताऊं तो मूलतः प्रस्तावना 3 बातों से संबंधित है। नंबर 1, हमारे कुछ लक्ष्य और उद्देश्य, जैसे कि भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाना है ना, एक ये लक्ष्य हो जाएगा। भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है, एक ये लक्ष्य हो गया। ठीक है, जैसे कि भारत को पंथ निरपेक्ष बनाना है, एक ये हमारा लक्ष्य हो गया। जैसे भारत को एक समाजवादी राज्य बनाना है, एक ये लक्ष्य हो गया। भारत के नागरिकों को कुछ चीजें प्राप्त करानी है, एक ये लक्ष्य हो गया। भारत की एकता, अखंडता को बरकरार रखना है, ये हमारे कुछ निश्चित लक्ष्य हो गए। कुछ आदर्श हैं, जैसे भारत क्या होगा, तो इसमें असली सत्ता किसके पास रहेगी, तो भारत के लोगों के पास होनी चाहिए। सरकार को जनता के लिए कार्य करना चाहिए। नागरिकों के आपसी संबंध मधुर होने चाहिए, गरिमा पर आधारित होने चाहिए, है ना। इतना ही नहीं, आपस में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, आदि। और इसी प्रकार बुनियाद है। बुनियाद क्या है, जो ये ऊपर आपको मैंने अभी दोनों बताए, इन्हीं दोनों को जब आप समावेश करते हैं तो बुनियाद निकलकर आता है। यानी 3 प्रमुख चीजें हैं, कुछ निश्चित लक्ष्य हैं, कुछ आदर्श हैं, और आधार एवं बुनियाद हैं जिनसे राज्य व्यवस्था का निर्माण होता है। इतना ही। अब अगर मैं आपसे कहूं तो थोड़ा सा जानिए कि ये किस पर आधारित है। तो देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, और एनसीईआरटी हमें बताती है
कि ये सीधे तौर पर उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। मतलब क्या हुआ कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। ये दिन मिल गया आपको, ठीक है, 22 जनवरी 1947। यहीं पे एक आपका PYQ आया था कि इस दिन भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। तो इसका उत्तर सीधा होगा, इसका उत्तर हमारे पास है 22 जनवरी 1947। और ये प्रस्ताव के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, और अब आप बताइएगा कि क्या आपको उद्देशिका में ऐसा कुछ कभी सुनने को मिला है कि नहीं मिला है। जैसे क्या क्या इसमें प्रण क्या किया गया, तो भारत की संविधान सभा ने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने। भारत क्या होगा, नंबर एक स्वतंत्र होगा। भारत क्या होगा, नंबर दो संप्रभु है। भारत क्या होगा, नंबर तीन गणराज्य। ये तीनों हमें मिलता है। इतना ही नहीं, घोषित करने और भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने अपने दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा की। यानी संविधान सभा ने कहा कि हम भारत को ये घोषित करते हैं और उसके लिए एक संविधान बनाएंगे। स्वतंत्र और संप्रभु संपन्न भारत और उसके विभिन्न भागों तथा शासन के अंगों की सत्ता का मूल स्रोत भारतीय जनता होगी। यानी सर्वोच्च सत्ता किसके पास है, सत्ताधारी कौन है, असल में सरकार नहीं है, बड़े पद पर बैठा पदाधिकारी नहीं है, सर्वोच्च सत्ता है भारत की जनता के पास। और इस जनता ने संविधान सभा को थोड़ा सा ये प्रतिनिधि बनने का मौका दिया है कि वो हमारे देश के संविधान को बना सकें। इसमें भारत के सभी लोगों को नंबर एक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नंबर दो समता, प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समता, नंबर तीन स्वतंत्रता, सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि जो मन में आया वो कीजिए, थोड़ी नैतिकताएं हैं, थोड़े मर्यादाएं होती हैं, उनका पालन करते हुए हमें अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बस जैसे चाहे वैसे जी रहे हैं। तो विचार की स्वतंत्रता, कुछ सोचने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बातें कहने की, विश्वास की स्वतंत्रता, मैं किसे मानूं, किस चीज को सही मानूं, गलत मानूं, निष्ठा की स्वतंत्रता, मैं किसके प्रति निष्ठावान रहूं, किसका आदर करूं, उपासना की स्वतंत्रता, मैं किस धर्म को मानूं या धर्म को न मानूं, व्यवसाय की स्वतंत्रता कि मैं कौन सा काम करना चाहता हूं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता कि हम एक साथ आएं और संगठन बनाएं, तथा कार्य की स्वतंत्रता आदि होगी। और इसमें अल्पसंख्यक हुए यानी कि माइनॉरिटीज, पिछड़े वर्ग के लोग हुए, जनजाति क्षेत्र यानी आदिवासी बहुल क्षेत्र, दलित और अन्य वर्गों की सुरक्षा के लिए समुचित साधन उपलब्ध होंगे। एनसीईआरटी में देखिए कुछ इस प्रकार से इसी बात को लिखा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सीधा संबंध उद्देश्य प्रस्ताव से है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। और यही सब बातें जो मैंने आपको पॉइंट में बताई हैं कि यहाँ पैराग्राफ के रूप में मौजूद है। इसके अलावा न्यू एनसीईआरटी हमें बताती है कि और भी चीजें जुड़ी हुई, जैसे देखिए न्यू एनसीईआरटी में इसको खोल दिया गया है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है ना, वो सारी बातें, ठीक है। स्रोत जो है वो जनता है, शक्ति और सत्ता का, यही जो बात अभी हम लोगों ने पढ़ा न्यू एनसीईआरटी में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो इन स्लाइड्स को भी देख सकते हैं। इसी को आधार बनाकर ये जो व्यक्ति हैं सर BN राव, जो भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, याद रखिएगा ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना है क्योंकि कई बार यहां से प्रश्न आ जाता है। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया था। ये मसौदा समझते हैं ना, एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था, फिर ये मसौदा पहुंचा था प्रारूप समिति के पास और प्रारूप समिति ने कुछ बदलाव करके इसे अपनाया। जैसे अगर आप देखें एक बार तो देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में विधि के समक्ष समता शब्द नहीं लिखा हुआ है, व्यवसाय संगठन कार्य की स्वतंत्रता ये नहीं लिखा है, निष्ठा नहीं लिखा है, क्योंकि ये इसके अंदर शामिल है। तो कुछ शब्दों को हटाया गया और कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए अब आते हैं भारत की संविधान की उद्देशिका क्या क्या कहती है। तो देखिए कितना ये न्यू एनसीईआरटी है इधर और इधर है ओल्ड एनसीईआरटी। मेरा मन हुआ कि मैं आपको दोनों ही एक साथ बताने का प्रयास करूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि भारत का संविधान उद्देशिका यही उसमें हेडिंग है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हमारे देश के संविधान की उद्देशिका कुछ बुनियादी बिंदुओं को
तथ्य के आधार पर स्थापित कर रही है। मसलन अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो हमारे सामने कौन कौन से तथ्य उजागर होते हैं। जैसे कि पहला, हम भारत के लोग, जो पहला शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो है हम भारत के लोग, जिसे बैगनी रंग से दिखाया गया। देखिए, हम भारत के लोग का जो चित्र रूपी वर्णन है वो हमें ओल्ड एनसीईआरटी में मिलता है। बड़ा दिलचस्प है ये। देखिए, यहाँ एक व्यक्ति हैं जो हमें थोड़े उत्तर भारतीय टाइप नजर आ रहे हैं, है ना। ये मुझे धर्म की अगर मैं बात करूं तो हिंदू नजर आ रहे हैं। ये जो महिला है संभवतः ये मुसलमान महिला है, महिला है, या हो सकता है हिंदू महिला हो, लेकिन पूरा पर्दा वगैरह इन्होंने डाला हुआ है। ये जाहिर सी बात है एक ईसाई मूल के व्यक्ति हैं, है ना, एक ईसाई व्यक्ति नजर आ रहे हैं। ये हमारे साडे सरदार जी हैं, है ना, किंग साइज जीने वाले। ये अगर आप देखें तो हो सकता है ये आपको या तो पारसी से नजर आएंगे, थोड़ा राजस्थान का टच भी है पर पारसी जरा नजर आ रहे हैं, और ये व्यक्ति हमें दक्षिण भारतीय के एक स्वरूप में नजर आ रहे हैं। देखिए, इनका पहनावा और पोशाक कुछ इस प्रकार से है, यानी कितनी विविधता है। देखिए, इस चित्र में क्या है, इस चित्र में आपको आस्था नजर आएगी, इस चित्र में आपको लिंग बोध नजर आएगा, यानी कि जेंडर। इस चित्र में आपको इसी के साथ साथ क्षेत्र भी नजर आ रहा होगा, यानी कि भारत का जो ये विविध स्वरूप है, इस विविध स्वरूप का ओल्ड एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे से उल्लेख किया गया। अब फटाफट जरा अपने उद्देशिका के शब्दों को पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इन दो शब्दों को 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब यहां बात हो गई कि भारतीय राज्य कैसा है, ठीक है, यहां पे सीधे तौर पे बता दिया कि भारतीय राज्य किस प्रकार का होगा, इसके चरित्र क्या, उसके समस्त नागरिकों को, यानी अब नागरिकों के लिए कुछ प्रतिबद्धताएं हैं जिसे जोड़ दिया गया है, ठीक है, कि हम नागरिकों के कुछ मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध हैं। नागरिकों को सबसे पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पहली बात कर दी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी एक तरफ हमने बात किया कि न्याय प्रदान करना है, फिर जोड़ दिया न्याय के साथ स्वतंत्रता को प्रदान करना है। इतना ही नहीं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, फिर जोड़ दिया हमने कि नागरिकों को क्या प्रदान करना है, समता। और इसके बाद संविधान की उद्देशिका कह रही है तथा उन सब में, मतलब इन सभी भारत के नागरिकों में कुछ जन्म देना है किसी चीज को, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी हम बात कर रहे हैं बंधुता की, लेकिन ये बंधुता क्या है, ये बंधुता के दो लक्ष्य हैं। अब इस पे बात यहाँ साफ दिख रहा है। एक तरफ ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाती है, अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया, और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों ने बोला कानून बनाओ तो कानून बनाकर, नहीं, दृढ़ संकल्प से, दम के साथ, डिटर्मिनेशन से, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, कौन बोल रहा है, ये भारत के लोग बोल रहे हैं, हमारी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी इस दिन संविधान हमारा बन के तैयार था। उसको क्या किया हमने, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत, यानी ये भारतीय कैलेंडर हुआ 2006 विक्रमी संवत वाला जो है, को एतद द्वारा, यानी एक साथ आके, एक साथ होकर इस संविधान को, यानी जो संविधान हमने बनाया, इसको नंबर 1 अंगीकृत करते हैं, आत्मा अर्पित करते हैं, मतलब अपनाते हैं, खुद को सौंपते हैं और अधिनियमित करते हैं, मतलब कानून के रूप में इसको लागू करवाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। ये है भारतीय संविधान की उद्देशिका, जो हमें ओल्ड एनसीईआरटी में इस प्रकार मिलता है और न्यू एनसीईआरटी में इस प्रकार मिलता है। अब देखिए, अब एक एक शब्द को हम लोग एकदम फटाफट समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है हम भारत के लोग।
तो आइए जरा देखें कि क्या है इसका मतलब। देखिए सबसे स्टार्ट में एनसीईआरटी से देखिए, प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि संविधान भारत के लोगों के नाम से जारी हुआ है। मतलब क्या हुआ कि संविधान को भारत के लोगों के नाम पर घोषित किया गया है, इसी नाम से ये क्या है, जारी हुआ है। यानी इसको किसने शुरू किया है, किसके नाम पर इसे शुरू किया गया है, तो हम भारत के लोगों के नाम पर इसको शुरू किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने इस संविधान को बनाया, जिन्होंने इस संविधान को खुद को सौंपा, जिन्होंने इस संविधान को अधिनियमित किया, कानून की शक्ल दी, वो कौन थे, वो हम भारत के लोग थे। लेकिन प्रश्न है कि हम भारत के लोगों ने इस काम को कैसे किया, तो हमने इस काम को जनप्रतिनिधि यानी कि संविधान सभा के माध्यम से किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य देशों की तरह, जैसे अफ्रीका के कई देश हैं जहां पे उन्हीं के आकाओं ने, जो उनपे राज करते थे, उन्होंने क्या किया, ऊपर से लाके संविधान थोप दिया। उन्होंने बोला कि ये लो तुम्हारा संविधान, आज से तुम आजाद हुए। ऐसा नहीं हुआ है। हमारे देश के संविधान को किसी राजा ने, किसी औपनिवेशिक शक्ति ने, हमारे भूतपूर्व शासकों ने हमें नहीं सौंपा है। हमारे संविधान को हमने खुद बनाया है। किसके माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से। यानी क्या है कि भारत के लोग क्या है, संप्रभु प्राधिकारी हैं। मतलब जितना भी ये शक्ति है, राज्य के पास जितनी शक्ति है, सरकार के पास जितनी शक्ति है, संविधान की शक्ति कहाँ है, वो भारत के लोगों में निहित है। इसीलिए लोग संप्रभु हैं। जनता ही शक्ति या सत्ता के अंतिम स्रोत हैं। इसीलिए भारतीय संविधान जनता के संविधान बनाने के अधिकार पर जोर दे रहा है, जब वो शुरू होता है हम भारत के लोगों से। और ये बात बार बार हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं ने भी कहा था कि देखिए हमारे देश के लोग संप्रभु हैं। यदि आप थोड़ा फटाफट पीछे जाना चाहें तो मैं आपको तुरंत फिर से उस स्टेटमेंट पर ले चलता हूं जो जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण में लिखा है, और उस भाषण पे हमारी अभी चर्चा हुई। देखिए उन्होंने क्या कहा, भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा, यानी ये पहले से ही भारत को क्या मान के चल रहे हैं, भारत के लोगों को ये संप्रभु मान के चल रहे हैं। तो इस बिंदु को हमें दिमाग में रखना चाहिए कि किस प्रकार भारत के लोगों की संप्रभुता पर हमेशा से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने जोर दिया था। और न्यू एनसीईआरटी भी इसी प्रकार इस बात को समझाती है कि हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। ये फर्क अपने आप हमें पता लगता है। अगला क्या है, अगला है कुछ उद्देश्य। देखिए उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य है भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। यानी हम चाहते हैं कि भारत कैसा बने, तो संपूर्ण हो, यानी एक पूरा हो, प्रभुत्व संपन्न हो, प्रभुत्व संपन्न हो यानी कि हम संप्रभु हो, हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो, समाजवादी हो यानी कि सामाजिक आर्थिक समानता का पक्षधर हो, सामाजिक विषमताओं को कम करने वाला हो, पंथ निरपेक्ष हो, मतलब क्या हुआ, सरल भाषा में धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, लोकतांत्रिक हो यानी चुनी हुई सरकार हो, जनता की भागीदारी हो, और गणराज्य हो यानी हमारा जो राज्याध्यक्ष है, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, वो चुना हुआ व्यक्ति हो, ना कि ऊपर से थोपा हुआ एक राजा या उसका कोई सुपुत्र या सुपुत्री, राजकुमार या राजकुमारी। अब देखिए एक एक शब्द को एकदम जैसे एनसीईआरटी हमें बताती है उस रूप में इसे समझने का प्रयास करते। सबसे पहला शब्द है संप्रभुता। ये हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप आजाद नहीं है, आपके ऊपर किसी विदेशी ताकत का नियंत्रण है, तो मुझे बताइए क्या आप अपने लिए, संविधान तो छोड़ दीजिए बड़ी दूर की बात है, क्या आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं? आजादी से पहले हमारी क्या स्थिति थी, अंग्रेज जो चाहते थे हमारे साथ वो करते थे। ऐसे ऐसे कानून पारित किए गए जो आज के जमाने में अगर पारित कोई कर दे तो वो सरकार पलट जाएगी। जैसे आप लोगों ने शायद सुना होगा रॉलेट अधिनियम, किसी को भी अरेस्ट कर लेना, है ना। इतना ही नहीं, बड़े क्रूर किस्म से वो शासन भी करते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को फांसी की सजा दे दी, जैसे भगत सिंह के साथ क्या हुआ, या और भी नेताओं के साथ क्या किया गया,
भारतीय फौज, राष्ट्रीय फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था पुनर्जीवित करके, उनके जब सैनिक पकड़ लिए गए तो उनके ऊपर इसी दिल्ली के लाल किले के बगल में है सलीमगढ़ का किला, वहां उनको कैद रखा गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारतीय राष्ट्रीय फौज के सैनिकों के पक्ष से लड़ रहे थे। बहुत सालों बाद उन्होंने वापस अपना बैरिस्टर कोड डाला था कि नहीं, आप हमारे इन फौजियों को नहीं देशद्रोही बता सकते। अंग्रेज इस प्रकार से शासन करते थे, क्यों? क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था, भारत आजाद नहीं था। तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि भारत प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, यानी पूर्ण रूपेण अबाधित स्वतंत्रता, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, यानी भारत किसी भी अन्य आंतरिक या बाहरी सत्ता से मुक्त है। भारत के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। हमारी सरकार क्या करेगी वो उसका स्वतः निर्णय होता है। ठीक है, हमारी सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका निर्णय न तो किसी बाहरी ताकत से आता है, ना इंग्लैंड के राजा से आता है, ना ही किसी और बड़े संस्थान से आएगा। और लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। अब आपके मन में एक सवाल यहाँ जरूर आ रहा होगा कि सर, लोग कैसे निर्णय लेते हैं? अगर मान लीजिए इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, अगर मान लीजिए गैस के दाम जो भी हैं, मान लीजिए सब्जी इस दाम पे बिक रही है, मान लीजिए चीन के साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए, किस प्रकार से निर्णय लिए जाने चाहिए, अगर ये सारे मुद्दे हैं तो हम कैसे निर्णय लेते? देखिए, हमारे लिए निर्णय लेती है हमारी सरकार। जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है, फिर चाहे वो कोई भी निर्णय हो, वो निर्णय कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि हमने हमारी सरकार को चुना है। ठीक है, तो सरकार के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हम ये निर्णय लेते हैं। तो ये हो गया संप्रभुता का अर्थ, है ना। देखिए, आपको एनसीईआरटी में यहाँ भी मिल रहा होगा कि जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तो प्रभुसत्ता संपन्न देश नहीं कहा जा सकता, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। आइए दीजिए ना, आपके सर आपके आदेश को वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। अब इसके बारे में जाने, सबसे पहला शब्द है समाजवादी। देखिए, समाजवादी शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य है? यह दरअसल संविधान में समाजवाद के दर्शन को शामिल करने का संकेत देता है। मतलब सरल शब्दों में आप देखें तो समाजवाद शब्द क्या है, या समाजवादी देश कैसा होता है? समाजवादी देश होता है ऐसा देश जो सामाजिक, नंबर वन, सामाजिक और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक, ठीक है, एक ऐसा देश जो सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित हो, एक ऐसा समाज जो सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित हो। मतलब ये क्यों जरूरी है, इसे एक राष्ट्रीय लक्ष्य क्यों माना जाता है? देखिए, जब कभी किसी समाज में आर्थिक असमानता होती है ना, तो वो क्या करता है? समाज में निराशा और तनाव को पैदा करता है। ऐसी स्थिति में देश प्रगति नहीं कर सकता, ये हमें एनसीईआरटी सिखा रही है। इतना ही नहीं, अगर सामाजिक मतभेद और भेदभाव या विभाजन, दोनों शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर सामाजिक मतभेद या विभाजन पर समाज चलता है और उससे असमानताएं पैदा होती हैं, तो ये भी असंतोष को पैदा करता है। मतलब कि हमें समझना चाहिए कि भेदभाव और असमानता आपस में मधुर संबंध नहीं रहने देता। इतना ही नहीं, जिसे आप संपदा कहते हैं ना, संपदा मतलब हो गया वेल्थ। इसका मतलब क्या हुआ वेल्थ का? ये पूरी की पूरी संपत्ति जो है, ये हमारे पास जितने संसाधन हैं, इनका इस्तेमाल करके जो कुछ भी हम बना रहे हैं, ये सारी संपदाएं सामाजिक होती हैं। ये सामाजिक रूप से उत्पन्न होती है और इसे समाज में समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। और सरकार को विशेषतः ये काम करना चाहिए कि भारत जैसे देश में भूमि और उद्योग संबंधी असमानता को वो कम करे। आप में से कई सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, डाउट ये आ रहा होगा कि आखिर ये किस प्रकार का समाज है। तो मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूँ डिटेल में कि ये क्यों ऐसे कहा जा रहा है। देखिए, बड़ा आसान है ये कहना कि मैंने अपनी मेहनत की है ना। मान लीजिए अगर हम कहें
कि एक समाजवादी देश आखिर होता कैसा है ना, मान लीजिए इस बात पे किया जाए, तो समाजवादी शब्द जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया, यहाँ लिख देता हूँ 42 संशोधन, ये एक ऐसा समाज का स्थापना कर रहा है जिसमें नंबर एक सामाजिक समानता हो और आर्थिक समानता हो, है ना, ऐसे समाज की स्थापना यहाँ पर की। अब आप लोगों में के मन में एक प्रश्न आ सकता है, और बड़ा वाजिब प्रश्न होगा। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर मैं अगर मेहनत से, अपनी मेहनत से कुछ कर रहा हूं, तो उसे समाज में साझा क्यों करूं? अगर मैं अपनी मेहनत से आईएएस अफसर बन रहा हूं, तो मैं क्यों उसको समाज में अपनी मेहनत को साझा कर दूं? भाई क्यों, है ना? या अगर मैं पढ़ा रहा हूं और इस क्लास को पढ़ा के मैं कुछ पैसे कमाता हूं, तो मैं इसे साझा क्यों करूं भाई? ये तो मेरी मेहनत है। तो क्या समाजवाद मेरी निजी मेहनत को लूट लेना चाहता है? देखिए ऐसी बात नहीं है, बात यहाँ ये नहीं हो रही है, इसके सार को समझिए। इसे समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण से गुजरना होगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति की छवि बनाने का मैं प्रयास करता हूं, ठीक है, एकदम मतलब जिसे बोलते हैं ना हट्टा कट्टा व्यक्ति, एकदम डोले शोले वाला व्यक्ति जो है, इस प्रकार से उसका शरीर है ना, एकदम डोले शोले वाला, बॉडी पूरा बना हुआ है, एकदम बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि बस अभी WWE में जाएगा। ये सुंदर सी इसने बेल्ट है इसके पास ना, इसका पूरा का पूरा ये व्यक्ति है ना। मान लीजिए इसका बाल हम लोग ऐसे एकदम स्टाइल वाला बना देते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया एफसी खड़ा है ना, एकदम बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति। और इसके बगल में एक और व्यक्ति बनाते हैं जो बड़ा ही मतलब साधारण किस्म का है। इसने एक कमीज पहनी हुई है, इसके पास बॉडी नहीं है दिखाने को, तो ये कमीज पहना है, ये रहा बटन इसका, है ना, एकदम बड़ा ही साधारण किस्म का व्यक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताइए, इसके बाल भी एकदम चिपके हुए हैं, है ना, एकदम बड़ा ही साधारण व्यक्ति, ये एकदम हमारा हीरो टाइप व्यक्ति है। अब मैं आपसे कहूं कि दोनों में अगर आपको चुनना हो, तो आप क्या मानते हैं किसको ज्यादा मूल्य मिलेगा, कौन ज्यादा मूल्यवान है? तो आप बोलेंगे सर ये कैसा सवाल है ना, कौन ज्यादा मूल्यवान है? जवाब नहीं मिल रहा है। देखिए जवाब निर्भर करता है समाज किस प्रकार का है, या समाज का विकास किस स्तर तक हो चुका है। ऊपर से क्या, ये क्या भूल गए सर? समझाता हूं। देखो, अगर आप बहुत पुराने समाज की बात, खेतीहर समाज, जहां पर बहुत ज्यादा तकनीकी विकास नहीं हुआ है, ट्रैक्टर नहीं आया है, बड़े बड़े उपकरण नहीं, अगर आप ऐसे समाज की बात करें, तो ऐसे समाजों में हट्टा कट्टा व्यक्ति बड़ा मूल्यवान होगा। ये सुरक्षा देगा, प्रोटेक्शन देगा, मेहनत कर सकता होगा। और ये हमारा दुबला पतला व्यक्ति कितना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो कबीले समुदाय हैं वहां इसका बड़ा मूल्य होगा। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं, आज के समाज में ये व्यक्ति आईएएस है, ठीक है, ये क्या है? आईएएस है। और इस व्यक्ति ने जो ये बॉडी बनाई है ना, ये दरअसल आटा चक्की में काम करता है। हाँ, अब आप लोगों को हंसी आ रही कि ये अचानक से क्या बोल रहे है ना, हंस लो हंस लो। ये आटा चक्की में काम करता है, इस वजह से इसका इतना देह बन गया। आपने मीम भी देखे हो, यूट्यूब पे आता है कि देखो देसी बॉडी करके ना आता है। तो देखिए ये क्या है, समाज निर्भर करता है ना कि किसका मूल्य कैसे है। इतना ही नहीं, एक और बड़ी बात है कि कभी कभी समाज बड़े ही, खासतौर पे आजकल का समाज है, बड़ा अलग किस्म से मूल्यों का वितरण करता है। अब आपके मन में हो सकता है कि एक रिक्शा वाले का जो जीवन है वो बिल्कुल ठीक जीवन है, जितना वो मेहनत कर रहा है उतना कमा रहा है। एक जो सफाई कर्मचारी है वो बिल्कुल ठीक जीवन है, जितना मेहनत कर रहा है उतना वो कमा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए हमारे पास एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में एक तरफ हमारे पास लोग हैं जो डॉक्टर, एकदम वही बहुत कमाल के डॉक्टर्स, है ना, उनके गले में ऐसे एक लटका होता है ना, एक हमारे पास डॉक्टर्स। और हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं
जो सफाई के काम में रहते, सफाई कर्मचारी। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि इस हॉस्पिटल में सारे सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, मतलब नौकरी पे स्ट्राइक पे चले गए, हॉस्पिटल नहीं आ रहे, और सारे के सारे जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं ये सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं है, हॉस्पिटल से जा चुका है। एक अस्पताल है, एक काल्पनिक सिचुएशन आपको बता रहा हूं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी नहीं है। ऐसे में क्या डॉक्टर सिर्फ अपने दम पे किसी मरीज को लंबे समय तक ठीक रख पाएंगे अगर सफाई कर्मचारी वहां सफाई के लिए नहीं हो? या ऐसे ही है, मान लीजिए ये हमारे पास एक रिक्शा है, और जो रिक्शा वाला व्यक्ति है ये सभी लोग काम छोड़ दें। मान लीजिए वो तमाम लोग जो इस सुबह सुबह आप लोग दिल्ली में देखते होंगे, गाड़ी आती है और वो बजता है टुन ऐसे करके बजता है, कूड़ा वाला है ना, जो गार्बेज उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, जो लोग हमारे यहाँ नाली साफ करते हैं, ये सभी लोग अगर मान लीजिए अपना काम बंद कर दें तो क्या ये शहर स्वच्छ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे आप कहते हैं ना कि नहीं मेरा मेहनत है, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे बड़े अच्छे नंबर आए थे फर्स्ट ईयर में, तो हमारे सर थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज में बुलाया हम लोगों को और कहा कि बेटा लिखना शुरू करो कि आपकी मेहनत में किसका योगदान रहा है। तो हम सब लोग आत्ममुग्धता से एकदम, है ना, ओत प्रोत होकर लिखते हैं, मेरी मेहनत में मेरा योगदान रहा है, मेरे सक्सेस में मेरा योगदान है और किसी का नहीं है। फिर हमारे सर ने हमें यही समझाया कि जिस बस को पकड़ के आप आते हैं डेली कॉलेज, जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज करते हैं, आपके घर में आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपके मित्र, आपका शिक्षक, ये बिजली जहाँ से आ रही है कि आपको लाइट मिलता रहा, ये सुविधाएं जो दे रहा है, हर वो इंसान जो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है उसका आपके सक्सेस में योगदान जरूर है। यही है समाजवादी चिंतन। इसीलिए जो हमने असमानताएं पैदा कर रखी है ना, उसको समाप्त करना है। अब एक प्रश्न उठता है कि जब ये इतना ही अच्छा चिंतन है तो इसे संविधान का भाग क्यों नहीं बनाया, संशोधन से क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई? ये बड़ा ही वाजिब सवाल है। देखिए इस सवाल का जवाब भी हमें बहुत अच्छे से ओल्ड एनसीईआरटी देती है। देखिए, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। इसे सम्मिलित करने के लिए किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि सभा में केटी शाह वो व्यक्ति थे जो समाजवादी चिंतक थे और उन्होंने समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन नेहरू ने इसका विरोध किया था। नेहरू भी समाजवादी चिंतन से थे, उन्होंने विरोध किया। क्यों उन्होंने विरोध किया? नेहरू की राय में आर्थिक लोकतंत्र का सारतत्व की व्यवस्था पहले ही मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कर दी गई थी। मतलब नेहरू का यह मानना था कि जिसे हम समाजवाद कहते हैं, इस समाजवाद से हमारा सरोकार है आर्थिक लोकतंत्र से, और जो हमारा ये आर्थिक लोकतंत्र के सार तत्व हैं कि कैसे हमारे देश में आर्थिक लोकतंत्र को लाया जाएगा, ये पहले से ही मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में मौजूद है। जैसे वहां पहले से ही है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, राज्य को सबके काम करना चाहिए, नीतियां ऐसी हों कि समानता आए। जब पहले से ही है तो अलग से लिखने की क्या आवश्यकता है? ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि ऐसे किसी शब्द को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसका मतलब अलग अलग लोग अलग अलग रूप से निकाले। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों के लिए समाजवाद हो गया आर्थिक लोकतंत्र, कुछ लोग कहेंगे कि पूरा समाजवाद होना चाहिए सोवियत की तरफ, तो नहीं। इसीलिए नेहरू ने कहा कि इसको रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि बाद में हमारे नेताओं को लगा कि नहीं, इसको जोड़ने की आवश्यकता है। इसी प्रकार पंथ निरपेक्ष शब्द को भी संविधान का भाग बनाया गया और इसे भी आमतौर पे मना किया गया था कि इसे मत लिखिए। पंथ निरपेक्ष है क्या? एक पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। आप किसी भी धर्म से हो, आपका एक बराबर सम्मान होगा। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, यानी भारतीय राज्य या भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है। ना तो वो हिंदू राज्य है, ना इस्लामिक राज्य है, ना ईसाई राज्य है, ना सिख राज्य है, नहीं। हमारा राज्य क्या है? सेकुलर है।
अदालतों ने ये कहा है कि भारत में विभिन्न धर्मों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी इस प्रकार से पंथ निरपेक्ष शब्द की व्याख्या की गई है और नागरिक अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, उसको अपने आचरण में लाने और पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस रूप से पंथ निरपेक्ष शब्द की व्याख्या हुई है। अब इसी पे मैं आपको एक दो बातें और दिखा देता हूं। जैसे ये देखिए संविधान में क्या लिखा है इसके बारे में ओल्ड एनसीईआरटी में, कि यह सुझाव भी आया था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का भी उल्लेख किया जाए, कि इन्होंने बोला था लोगों ने, किंतु इसका यह कहकर विरोध किया गया कि इस शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। यानी अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि आखिर क्यों पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान का भाग नहीं बनाया गया, तो उसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं था। पश्चिम के देशों में पंथ निरपेक्षता अलग तरह से देखी जाती है, भारत में अलग तरीके से देखी जाती है। फिर भी इसके बावजूद 1976 में देश के नेतृत्व ने इसे प्रस्तावना में रखना उचित समझा, और जिस प्रकार भारतीय न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है, इसका मतलब है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है। ये एनसीईआरटी हमें बता रही है। न्यू एनसीईआरटी क्या कहती है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान महत्व देती है। वही बात जो हमने अभी पढ़ा, इसकी व्याख्या यहाँ पे की जा रही है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 25 से 28 जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम पंथ निरपेक्षता को और समझने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी में भी पंथ निरपेक्षता पर अलग से चैप्टर है जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। अब है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए न्यू एनसीईआरटी क्या बताती है। लोकतंत्र क्या है, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। मतलब भाई मैं भी वोट डाल सकता हूं, आप भी वोट डाल सकते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, मतलब हम सरकार को चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। 2024 का भी चुनाव चल रहा है ना, तो इसके बाद हमारी लोकसभा बनेगी और उसके बाद नेता चुने जाएंगे और इसे जवाबदेह बनाते हैं। सरकार को हमारे लिए काम करना है। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। ये नहीं कि मेरी मर्जी तो सरकार ऐसे चलेगी, नहीं, सरकार संविधान और कानून के अनुरूप चलती है। तो देखिए क्या है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी सरकार जिसमें लोगों की भागीदारी या हिस्सेदारी हो। जब आप इसके विपरीत राजतंत्र को देखते हैं, राजा के तंत्र को, तो वहां राजा है, रानी है, उसको चुनने में आपका कोई अधिकार नहीं है, आपके पास कोई सत्ता नहीं है। उसे वंशानुगत आधारों पर राजा का बेटा राजा ऐसे ना बना दिया जाता है। अब देखो कितना खराब चीज है ये, जैसा मन चाहे वैसा कानून वो बनाए। लोकतंत्र में हमारे पास ये मौका रहता है कि हम अपने शासकों को चुने। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। सरकारें निर्वाचित होती हैं, मतलब सरकारों को चुना जाता है, जनता चुनती है और चुने हुए प्रतिनिधि ही देश पर शासन करते हैं और ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर ये सरकार जनता के लिए काम ना करे तो अगले चुनाव में सरकार की वापसी हो जाती है, नई सरकार बनाई जाती है। तो उनको हमेशा देखना पड़ता है। इतना ही नहीं, चुनाव नियमित अंतराल पर होते रहते हैं। अगर हर 5 साल पे चुनाव ना हो तो आप उसे लोकतंत्र नहीं मानेंगे, फिर तो वो बिना बात का लोकतंत्र है, फर्जी लोकतंत्र है। ठीक है, और लोगों को भी इस चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मताधिकार करने का अधिकार प्राप्त होता है। अभी सर्वोच्च न्यायालय में ईवीएम को लेकर बहस चल रही है। ठीक है, तो ईवीएम पर आप सब शायद सुने होंगे, विपक्ष ने चिंता जाहिर की है कि ईवीएम में थोड़ा सा घपलेबाजी हो सकती है। अब देखिए इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर शंका है तो इस पे चलिए बातचीत हो रही है। तो एक सुझाव आया कि क्यों ना हम लोग वापस फिर से बैलेट पेपर पर चले जाएं। पहले पता है क्या था, अभी ईवीएम कैसा है, अभी चुनाव कैसे होता है, ये ऐसे रहता है, यहाँ पे सिंबल हो गया, मान लीजिए ऐसे से है, बटन है और आप जाके बटन दबा देते हैं, है ना। पहले क्या था, बैलेट पेपर हुआ करता था, उस पर भी आपको मोहर लगानी होती थी और बूथ कैप्चरिंग हो जाता था। बिहार तो इसके लिए फेमस रहा है कि पूरा का पूरा बूथ कैप्चर कर लिया, ले सबके वोट पड़ गए। तो सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि क्यों ना हम लोग वापस बैलेट पेपर पर जाएं ईवीएम की जगह। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि हमें अच्छे से याद है बैलेट पेपर के नाम पे क्या होता रहा देश में, लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपना मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती थी, उनके साथ घोटाला हो जाता था, घपला हो जाता था। तो इसीलिए जरूरी है कि ऐसा शासन हो जो कानून पे आधारित हो, सबको मौका मिले। मनमाने ढंग से लोकतंत्र में कोई काम नहीं कर सकता। जहां कोई ऐसा काम करेगा सरकार
बदल जाएगी। और इसी प्रकार कहते हैं कि इसमें कानून के अनुसार काम किया जाता है। और जब इसी लोकतंत्र में राज्याध्यक्ष यानी कि जो राज्य का प्रमुख हो, जिसे हम राज्याध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं, यदि ये राज्याध्यक्ष मुख्य तौर पर चुनाव द्वारा अपने पद पर बैठे न कि वंशानुगत आधार पर, तो इसी को बोला जाता है गणराज्य। पिछली कक्षा में मैंने आपको इस पर भी चर्चा की थी, तो ये मेन बात है। इतना ही नहीं, अब जाइए देखिए क्या क्या एनसीईआरटी में मिलता है। तो देखिए, लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है ना। निश्चित अंतराल पर निर्वाचन होते हैं, जनता को स्वतंत्रता पूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा कि मनमाने ढंग से आप काम नहीं कर सकते, है ना, ये हमने इसको सरल बना दिया। देखिए एनसीईआरटी में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, कोई भी स्वेच्छारिता पूर्वक आचरण नहीं कर सकता। तो आपको एनसीईआरटी के शब्दों पर भी जोर देना है। इसमें ही आपको दिखता है कि कैसे काम होता है। सबसे पहले होता है मतदान, मतदान के बाद प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, प्रतिनिधियों द्वारा फिर कानून का निर्माण होता है, विधि के अनुसार शासन होता है, जो कानून है उसके अनुसार ही सरकार चलेगी, ये नहीं कि अपने मन के अनुसार चल रहा है, स्वेच्छारिता पर नहीं चलेगा। और लोगों द्वारा कानून का पालन किया जाता है। ये अलग बात है कि माना जाता है कि सरकार ऐसे कानून बनाएगी जो जनता के लिए लाभदायक हो, और अगर सरकार नहीं बनाती तो वो सरकार की विदाई हो जाती है। अब आते हैं कुछ अन्य मुद्दों पर, जिसे हम बोलते हैं नागरिकों को क्या मिलना चाहिए। देखिए तीन बातें, सबसे पहला है न्याय, और न्याय के ही साथ है स्वतंत्रता और समता। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए न्याय का क्या विचार है। प्रस्तावना में लिखा है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना है। अब इसका अर्थ जान लीजिए। जहां तक आप देखें तो न्याय मुख्यतः बात करता है समानता और निष्पक्षता के विचार से। मतलब कि जब भी कोई कार्य होगा, यानी अगर सरकार की हम बात करें तो सरकार जब भी कोई कार्य करेगी तो ये कार्य नंबर 1 निष्पक्ष आधारों पर किया जाना चाहिए, दूसरा नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, सामाजिक न्याय क्या है, यानी किसी व्यक्ति की जाति, उसका पंथ, लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा की परवाह किए बिना, बिना भेदभाव के उसके साथ समान व्यवहार किया जाए, भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या हुआ कि देश के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, यहां तक कि सरकार की मदद से बनाए गए मानव निर्मित संसाधन, ये नदियां, ये पहाड़, ये हमारे खनिज, ये सभी के पास समान रूप से उपलब्ध हो। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि सभी के पास समान राजनीतिक अधिकार है, जैसे कि वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, या यूं मान लीजिए चुनाव लड़ने के साथ साथ सरकारी पद पर बैठने का अधिकार। और सरकार को खास तौर पे कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करना चाहिए। कल्याण के लिए सरकार को काम करना चाहिए, खास तौर पे किसका, जो वंचित समुदाय है, जो दुर्बल लोग हैं, देश के अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, इनके लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो आपने सुना होगा ना कि सरकार ने ये नीति निकाली है, इतना राशन देंगे, ऐसे करेंगे। क्यों है, क्योंकि न्याय पर आधारित है हमारे देश की व्यवस्था। इसी प्रकार दो और शब्द हमें मिलते हैं, स्वतंत्रता और समता। देखिए स्वतंत्रता और समता का क्या अर्थ हुआ। पहले देखिए स्वतंत्रता में क्या है, विचार यानी आप कुछ सोच सकें, अभिव्यक्ति यानी कि जो सोचा है उसे अभिव्यक्त कर सकें, बोल के, चित्र बनाकर, कविता लिखकर। विश्वास मतलब कि जब आप इसको विश्वास की तरह देखते हैं कि यानी आपके मन में जो भी धर्म है, जो भी आपके मन में उपासना का विचार है, ठीक है, जिस किसी को भी आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जिस किसी को भी आप मानना चाहते हैं, आप उस पर विश्वास कर सकें, है ना। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें देश में एक ऐसी स्वतंत्रता को प्रदान करना है जो स्वतंत्रता सभी के लिए कायम रहे, समान आधारों पर सभी को मिले। कुछ इस प्रकार भारतीय संविधान की उद्देशिका
हमें समझाती है कि कैसे कैसे स्वतंत्रता के मॉडल देश में लागू होने चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, जब आप इसको थोड़ा और पढ़ते हैं तो इसमें एक नई जानकारी मिलती है, वो है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास से ही निकल रहा है। अब आप सब लोगों के मन में एक प्रश्न आ गया होगा कि सर अगर ये पहले से है तो इसका मतलब पंथ निरपेक्षता जो बाद में जोड़ा गया वो सार तत्व के रूप में पहले ही मौजूद था प्रस्तावना में, यानी वो अलग नहीं है, तोड़ नहीं रहा है। जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय है तो वो समाजवाद से जुड़ा है, ऐसे ही विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति की या उपासना की स्वतंत्रता पंथ निरपेक्षता से जुड़ी है। क्या मतलब इसका हुआ? नागरिक अपने पसंद का धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। तो अपने आप आ गया ना यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का विचार, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। वे स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और इन मामलों में राज्य का कोई भी अनुचित हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर सरकार उस पर कोई पाबंदी लगा रही है तो पाबंदियां क्या होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। और इसी प्रकार एक और विचार निकलता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर वन, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे आप किसी भी आर्थिक वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कानून की नजर में आप बराबर हैं। इतना ही नहीं, प्रस्तावना हमें यह भी समझाती है कि जो परंपरागत सामाजिक विषमताएं हैं उन्हें समाप्त करना। मतलब क्या हुआ कि जो जाति आधारित असमानता है, जो लिंग बोध आधारित असमानता है, इन संरचनाओं से जो असमानताएं निकल रही हैं उन्हें समाप्त करना है। अगर आप इन्हें समाप्त नहीं करेंगे तब तक देश में समता नहीं आ सकती। सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए।
देखिए, माफ कीजिएगा, बैटरी इसमें चला गया था। हाँ, तो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, तो हाँ ठीक है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन गलत है कि संविधान का भाग नहीं है बोल रहा है और विधिक प्रभाव ही नहीं रहती, ये भाग तो है, तो ये गलत हो गया। तीसरा है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई उसका अन्य भाग, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कोई विधिक प्रभाव, कानूनी प्रभाव, कि हम जाके कोर्ट में ये कह सके कि ये लागू नहीं हुआ, इसको लागू करवाइए, ऐसा नहीं होता है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। अब यहाँ एक बात जान लीजिए, उत्तर ये सही है, लेकिन एनसीईआरटी के लेवल पर आपको केवल पहला ऑप्शन समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अन्य भागों से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में पूरी जानकारी एनसीईआरटी में नहीं मिलती है। तो एनसीईआरटी तक की जो जानकारी है वो कभी कभी अपर्याप्त भी होती है, ये सवाल उसका उदाहरण है। लेकिन जब हम पीछे के सवाल देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एनसीईआरटी के दम पर आप आराम से प्रस्तावना के टॉपिक के सवाल हल कर सकते हैं। तो ये था प्रस्तावना पे हमारा आज की क्लास। आपने देखा किस प्रकार एनसीईआरटी में प्रस्तावना को बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया गया है, बहुत अच्छी जानकारियां दी गई हैं। और अगली कक्षा जो हमारी होगी वो महत्वपूर्ण प्रावधानों पर होगी, और जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान हमें पढ़ना शुरू करना है वो है अधिकार। अधिकारों पर एक से ज्यादा कक्षा हमें लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में कई सारे अधिकार हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि 2 कक्षाओं में इसको हम समझने की कोशिश करें। कल की कक्षा में मैं आपको सबसे पहले अधिकारों के ऊपर एक सैद्धांतिक मानचित्र दूंगा एनसीईआरटी से, और इसमें 11वीं कक्षा की जो राजनीतिक सिद्धांत की किताब है उसका भी प्रयोग किया जाएगा। तो 2 से 2.5 कक्षाओं में हम अधिकारों को पढ़ेंगे, और फिर इसी के साथ एक क्लास जोड़ के हम राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को पढ़ेंगे, तो हमारे अधिकार हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, और फिर मैं आपको संशोधन आदि के विचारों पर लेके जाऊंगा ताकि हम और समझ सकें। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।